हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं, इतना पता नहीं होता है, जिसके चलते उनका 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन छूट जाता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा वीडियो आपके 1 2 नंबर को सेव कर सकता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जो पढ़ेंगे वो न केवल नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस क्या होता है या 12वां पढ़ लेंगे, बल्कि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस क्या होता है, कैसे बना, पहला में क्या रिकमेंडेशन हुआ, दूसरे रिकमेंडेशन में आपका दूसरे सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में क्या रिकमेंडेशन हुआ, ऐसे करते 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 पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ इसका जो ई बुक है, ये जो ई बुक आपको दिख रहा है पूरा का पूरा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से निचोड़ के जो ई बुक बनाया हूं मैं, इस ई बुक को मैं अपने ऐप पे डाल दिया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। आप एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाइएगा, यहाँ पे ब्लैक डायमंड सर्च करिएगा, ब्लैक डायमंड का लोगो के साथ ये आपको ऐप दिख जाएगा। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ब्लैक डायमंड ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे 3 सेक्शंस दिखेंगे। मेटल माइनिंग का अगर आप बैच लेना चाहते हैं नालको के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, या मॉयल के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, या सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास माइंड मेड फॉर्म ब्लास्टर, तो ये आपका मेटल माइनिंग फाउंडेशन बैच है, इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आप एमसीएल एसएससीएल बैच की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 16 बैच है, इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज बेस्ड आपका स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, इसको देख सकते हैं। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपका माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन का टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए अभी 55-60 के आसपास टेस्ट डाला हुआ है, और भी इसमें टेस्ट आएगा, चैप्टर वाइज आएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट आएगा, ठीक है। तो एमसीएल प्लस एसएससीएल बैच में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे, ये मैं पूरी तरह से ओपन रखा हूँ, इसमें कोई भी लॉक नहीं है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है। आप चाहेंगे तो एक एक फोल्डर, अगर आप परचेज नहीं भी किए हैं तभी जाके एक एक फोल्डर खोल के देख सकते हैं कि किसमें कितना वीडियो लेक्चर है, कौन कौन सा टॉपिक कवर हुआ है, क्या इसमें डाला है, क्या नहीं डाला गया है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डेमो लेक्चर्स होंगे, डेमो वीडियोस, इसमें जो लेक्चर हैं वो आपके लिए ओपन रहेंगे। और इसमें कुछ पीडीएफ भी मैं डाला हूँ, ई बुक भी डाला हूँ, जैसे नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का ई बुक डाला हूँ। इससे पहले जो लेक्चर करवाया था मैं एचईएमएम के जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं और जो सर्कुलर है डीजीएमएस का, उससे रिलेटेड लेक्चर का मैंने ई बुक बना के बहुत अच्छे से डाला है। तो इसमें जाके बहुत सारे ई बुक्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेंगे, तो आप इसको फ्री में दे सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें आपके लिए फ्री रखी गई है, आप इसको जाके आराम से दे सकते हैं, ठीक है। देखिए लॉक को मैं अनलॉक कर दे रहा हूँ आपके सामने, इसको भी अनलॉक कर दिया हूँ और इसको भी मैं अनलॉक कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे ऊपर। ओके, तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस आखिर होता क्या है? तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस बेसिकली एक ट्राइपेपेटाइट कमिटी होता है। ट्राइपेपेटाइट कमिटी मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिपक्षीय, क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिपक्षीय। त्रिपक्षीय मीन्स क्या होता है, ट्राइपेपेटाइट फोरम, जिसको हम लोग त्रिपक्षीय बोलते हैं। इसमें 3 अलग अलग लोग रहते हैं। जैसे पहले कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें टीम रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी रहते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला हो गया। दूसरा हो गया जो अलग अलग कंपनी के ऑनर को रिप्रेजेंट करे, जैसे फॉर एग्जांपल कोल इंडिया के सीएमडी हो सकते हैं, या डायरेक्टर टेक्निकल हो सकते हैं, या जो सब्सिडरी कंपनी है उनके जो हो सकते हैं, या जो प्राइवेट माइनिंग कंपनी है उनके कंपनी के मालिक या उनको रिप्रेजेंट करने वाले कोई हो सकते हैं, या कोई उच्च अधिकारी हो सकते हैं, कोई सीईओ हो सकते हैं, ठीक। तो सेकेंड हो गया जो ऑनर को रिप्रेजेंट करे, और तीसरा हो गया जो वर्कर को रिप्रेजेंट करे, वर्कर को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि कोई ट्रेड यूनियन हो सकता है, या सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लीडर्स हो सकते हैं, या जो श्रमिक काम करते हैं खदान में, उसमें से अगर कोई जानकार लोग हैं तो उनको चुना जा सकता है, वो हो सकते हैं। तो ये त्रिपक्षीय कमेटी होती है, यानी ट्राई पैराटाइट कमेटी होती है, जिसका काम क्या होता है। तो इसका काम बेसिकली होता है कि टाइम टाइम में जब दुर्घटनाएं होती हैं, जो एक्सीडेंट होता है या जो डिजास्टर होता है, ठीक है, इनकी अनुशंसा करना, मतलब इनका गहन अध्ययन करना, इनके बारे में पता करना, जांच वाच की सब रिपोर्ट पढ़ना, उसके बाद उस हिसाब से कानून बनाने में मदद करना, ठीक है। इसके बाद और क्या काम होता है, और काम होता है वेलफेयर, सेफ्टी एंड हेल्थ। यानी कि जो भी माइंस में वह मजदूर हो, चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो डायरेक्टर लेवल पे बैठते हो, इनका हेल्थ का, इनका सेफ्टी का, इनका वेलफेयर का ध्यान रखना और उनसे रिलेटेड नियम कानून बनाना, रिकमेंडेशन देना,
ये काम होता है नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का ये एक सेंट्रल लेवल की कमिटी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट में कौन आता है। मैंने आपको बताया कि 3 ट्राइपेप्टाइड कमिटी होती है, जो सबसे पहला गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है। तो गवर्नमेंट मतलब क्या, मोदी जी बैठेंगे मीटिंग में? नहीं भैया, मोदी जी नहीं बैठेंगे, बल्कि गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जिसको हम लोग डीजीएमएस कह सकते हैं, उसके जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे, हो सकता है कि डायरेक्ट सीआई साहब बैठे, चीफ इंस्पेक्टर बैठे, या हो सकता है चीफ इंस्पेक्टर किसी को नॉमिनेट कर दे इस चीज के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये एक ट्राइपेप्टाइड कमिटी है, जिसमें ये तीनों मेंबर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तीनों सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, और इन्वॉल्व होने के बाद वो इससे रिलेटेड सन्मुखों को, माइनिंग से रिलेटेड जितना भी सेफ्टी हेल्थ है ना, और स्वास्थ्य है, इससे रिलेटेड नियम कानून बनाते हैं। अब इसमें कुछ और कॉरम दिया हुआ है। कॉरम क्या है कि इसमें कुछ ऐसे जानकार लोगों को हायर किया जा सकता है, और जानकार लोगों को इसमें ज्वाइन करवाया जा सकता है, मेंबर बनाया जा सकता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक्सपर्ट हो, या जो रिसर्च सेक्टर में एक्सपर्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी आईएसएम के कोई प्रोफेसर हैं जो बहुत अच्छी तरीके से माइनिंग को जानते हैं, इन्होंने बहुत सारा शोध किया है माइनिंग के ऊपर, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो उनको टेक्निकल नॉलेज माइनिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा है। इस तरह से जैसे मान लीजिए सिम्फर है, सिम्फर के कोई बड़े रिसर्चर है, जिनको बहुत अच्छी जानकारी है किसी चीज को लेके, है ना, या जो प्रोफेसर्स हैं, या जो प्रोफेशनल्स है, जो एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, इनको भी इसमें हायर किया जा सकता है, इनको भी इसमें जोड़ा जा सकता है, ताकि उनको बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सके। अब देखिए इसकी पूरी कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस आखिर स्टार्ट कैसे हुआ था? तो इसका स्टार्ट होने के पीछे एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, जो डिजास्टर का नाम है चीना कोरी कोलियरी डिजास्टर। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, चीना कोरी कोलियरी, ये कोलियरी बेसिकली कहाँ पड़ता है? तो ये चीना कोरी कोलियरी आपका पड़ता है रानीगंज में, रानीगंज कोलफील्ड में पड़ता है चीना कोरी। आसनसोल या वेस्ट बंगाल कह सकते हैं, वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है। ठीक है, अभी फिलहाल इसका डिवीजन हो गया, आसनसोल में आता है चीना कोरी कोलियरी। चीना कोरी कोलियरी में 1958 में 1958 में क्या हुआ था? 1958 में एक बहुत बड़ा गैस एक्सप्लोजन हो गया था, बहुत बड़ा गैस एक्सप्लोजन हो गया था। ठीक है, इसमें लगभग 175 माइनर, 175 माइनर खत्म हो गए थे, जल के मर गए थे। बहुत बड़ा डिजास्टर था वो, गैस एक्सप्लोजन था, फायर डैम गैस जमा था किसी जगह पे, है ना, और उस गैस के जमाव के कारण विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण 174 लोग, 175 लोग, 175 लोग लाइव इंजर्ड हो गए थे, मतलब लाइव जल गए थे। ठीक है, उनकी जीवन जलते साथ ही समाप्त हो गई। इसके बाद कुछ और भी थे जो इंजर्ड हुए थे, यानी कि जो उस रेंज से काफी दूर थे, उस पर्टिकुलर एरिया के रेंज से दूर थे, वैसे लोग बच पाए थे। ठीक है, तो चीनाकुरी डिजास्टर जो 1958 में हुआ, ठीक है, 1958 में जब चीनाकुरी डिजास्टर हुआ, तो डिजास्टर बेसिकली हुआ था फैब के आसपास में, और ये इतना ज्यादा फैल गया ये मैटर, ऑब्वियस बात है, फैला, कभी ऐसा डिजास्टर हुआ नहीं था भारत में, है ना, आजादी के बाद। ठीक है, तो ये डिजास्टर इतना ज्यादा फैल गया, इतना ज्यादा ट्रेजिक था ये, कि इसको लेके बहुत सारा जो राज्यसभा है, लोकसभा है, इसमें बहुत ज्यादा बातें होने लगी, बहुत ज्यादा बातें उठने लगी, विपक्ष पक्ष बहुत मैटर होने लगा, पॉलिटिकल और बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लगा। तो उस टाइम की जो तत्कालीन गवर्नमेंट थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इसको लेके हम एक नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। और यही नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका फाउंडेशन आखिर कैसा हुआ था, इसको फाउंड क्यों किया गया था? तो फाउंड किया गया था ये गैस एक्सप्लोजन जो हुआ था, उसके लिए फ्यूचर में और भी ज्यादा जो कानून बनाना पड़े, उसके लिए इसको बनाया गया, और इसके बाद से ये चालू हो गया। ठीक है, इसको बनाया कब गया था? तो 1958-59 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें इसको बनाया गया था। ठीक है, इसमें इसको बनाया गया था नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस को। उसके पीछे का रीजन ये था, चीनाकुरी का डिजास्टर, चीनाकुरी कोलियरी में गैस एक्सप्लोजन हुआ था। याद रखिएगा, ऐसे डिजास्टर के बारे में भी अक्सर आपसे पूछा जाता है। बाकी जो मेरा ई बुक है, ई बुक में एक एक पॉइंट में लिख दिया हूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, पूरा पूरी इसमें लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जब ऐसा हुआ, होने के बाद नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया, और नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस
बैठी, उसमें बहुत सारे मेंबर बैठे, जो कि मैंने बताया था ट्राइपेप्टाइड मेंबर बैठे। उसके बाद उन्होंने पहला कॉन्फ्रेंस यानी कि पहला कॉन्फ्रेंस इसमें आयोजित किया गया था, जो कि 5 से 6 अगस्त 1958 को आयोजित किया गया था। 5 से 6 अगस्त 2 दिन चला था ये। 1958 को कोलकाता में आयोजित किया गया था, कोलकाता में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में। ओके, चलिए। इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट है जिसको मैं शॉर्ट्स में आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, बाकी मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। बेसिकली इसमें क्या किया गया था, इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन आए थे। हर रिकमेंडेशन को बताना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। इसमें चेक सर्वे का नियम आ गया था। चेक सर्वे क्या होता है? मतलब बोला गया कि जो सीनियर सर्वेयर होंगे वो माइंस में 5 साल में एक बार चेक सर्वे करेंगे, यानी कि अंडरग्राउंड माइंस को सभी जगह घूम के देखेंगे और नक्शा से मिलाएंगे कि वो सब कुछ ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको सुधार करेंगे और उसका जवाब देंगे कि भाई हमसे गलती क्यों हुआ। इसके बाद वाटर डेंजर का दूरी पहली बार इसमें फिक्स किया गया था कि भाई अगर 60 मीटर के अंदर अगर आप वाटर लॉक्ड एरिया में जा रहे हैं तो आपको वाटर डेंजर प्लान में इसको शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ताकि जो भी हर शिफ्ट के व्यक्ति रहेंगे वो इससे अवेयर रहेंगे और उसी हिसाब से वो काम करेंगे। इसके बाद यहाँ पे गैस टेस्टिंग का कोटा का रिकमेंडेशन दिया गया था, जो कि बहुत अच्छा था। हालांकि ये फॉलोड नहीं हो पाया, लेकिन बहुत अच्छा था। कहा रहा था इसमें कि जो भी मजदूर होंगे मांस में, मजदूर हैं, कर्मचारी, मान लीजिए 100 आदमी काम करते हैं आपकी, ठीक है, आपके माइंस में एक शिफ्ट में 100 आदमी काम करते हैं। तो इस 100 में 1/10 हिस्सा यानी कि 10 आदमी, 10 आदमी यानी कि 10% आदमी जो होगा वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट होगा। ऐसा आदमी होगा जिसके पास गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट होगा, ताकि उनको अच्छी तरीके से जानकारी हो गैस के बारे में, उनके बारे में सावधानियां हो, वो अपने साथी लोगों को अवेयर करे, है ना, जो उसके बारे में नहीं जानते उनको बताएं और उनके साथ रहे। ठीक है, तो ये रखा गया था बहुत अच्छा रिकमेंडेशन, जो कि रिकमेंडेशन ही रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला गया है कि भाई जो भी आपके फ्लेम सेफ्टी लैंप होते हैं, पहले क्या होता था, पहले खोल के उसको जलाना पड़ता था, है ना, एक तो अलग से होता था रिलाइटिंग रूम, वहां पे जलाते थे। लेकिन अब बोला गया है कि भाई फ्लेम सेफ्टी लैंप में रिलाइटर होना चाहिए और रिलाइटर वाला ही फ्लेम सेफ्टी लैंप को अप्रूव किया जाए, पुराना को बंद कर दिया जाए। जो मग टाइप के होते थे ना, खुला टाइप का फ्लेम सेफ्टी लैंप, उसको बंद कर दिया गया कि भाई खुला टाइप का फ्लेम सेफ्टी लैंप अब लेके नहीं जा सकते। इस वक्त बोला गया है कि अगर गर्मी का प्रभाव है, अगर माइंस में कहीं गर्मी है, बहुत ज्यादा है, अंडरग्राउंड माइंस है, बहुत ज्यादा गर्मी है, ओपन कास्ट तो उस टाइम कम था, मैं 1958 की बात कर रहा हूँ, है ना, उस टाइम की कहानी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या था इस टाइम, ह्यूमिडिटी वगैरह आपका अंडरग्राउंड माइंस में अगर ज्यादा है, ओपन कास्ट माइंस उस टाइम कम था, तो अगर हीट और ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इसमें शिफ्ट ड्यूरेशन को घटाया जा सकता है। पहले 12 घंटा का शिफ्ट हुआ करता था 1958 के आसपास में, तो इसको आप कम करके 10 घंटा या 9 घंटा का भी शिफ्ट कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद अनिवार्य स्टैंडर्ड में ये बोला गया है कि भाई थीक सिम अगर है, तो अगर आपका थीक सिम है तो उसमें आपका स्टोइंग बहुत मैंडेटरी है, स्टोइंग आपको करना पड़ेगा। शॉर्ट फायरिंग का लिमिट होगा कि भाई एक शिफ्ट में कितना आप होल करेंगे, कितना आप ब्लास्ट कर सकते हैं। मैनेजर को अलग अलग प्रभार नहीं देना है, मैनेजर को हर आलतू फालतू काम से दूर रखना है, जैसे कैंटीन का फंड नहीं देना, उसको कैंटीन का काम नहीं देना, उसको क्रैच का काम नहीं देना, पीठेड़ बात का काम नहीं देना, ये सब आलतू फालतू काम नहीं देना, उसको सीधा सीधा काम रहेगा कि भाई माइंस आएगा, माइंस का सेफ्टी देखेगा, प्रोडक्शन देखेगा। ठीक है, इसका फिफ्थ सेफ्टी कमेटी जो बनाया जाएगा, है ना, बिना खदान में किसी भी सुरक्षा अधिकारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, फिफ्थ सेफ्टी कमेटी से पहले चर्चा किया जाएगा, उसके बाद ही किसी व्यक्ति को निकाला जा सकता है, फिफ्थ सेफ्टी कमेटी में बात किया जाएगा। अब ये नौकरी से निकालने वाला जो चलन है ना बाबू, ये बहुत पुराना चलन है। ठीक है, 1958 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। अब धीरे धीरे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको खुद समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल वाला जो चीज होता है। ठीक है, मैं दूर रहता हूँ सब चीजों से। इसके बाद ठेका प्रथा का अंत के लिए बात किया गया था। 1958 में ये कानून आया था, तो आप सर्च कर लेंगे कि कौन से गवर्नमेंट थी उस टाइम, और उनका ये मानना था कि भाई ठेका प्रथा पूरी तरह से बंद होना चाहिए, यानी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर होते हैं उनको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होना ही नहीं चाहिए, या तो वो सरकारी हो या तो वो प्राइवेट हो। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है भाई, कि आए 6 महीना साल भर के लिए आए, 2-3 साल के लिए आए, खत्म हो गया हमारा लाइसेंस, हमारा काम खत्म, हमारा ये खत्म। सीधा सीधी या तो आप प्राइवेट कंपनी होंगे या तो आप गवर्नमेंट कंपनी होंगे, या तो आप सरकारी नौकर होंगे या तो किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर में डायरेक्ट काम कर रहे होंगे। ये ठेका वाला जो सिस्टम है पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, ऐसा माना गया था इस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में, पहला नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, ऐसा रिकमेंडेशन दिया गया था। इसके बाद बोला गया है कि निरीक्षण की संख्या होनी चाहिए कि भाई सामान्य
2 इंस्पेक्शन कम से कम हर माइंस का इंस्पेक्टर को करना है, या फिर जो मैनेजर वगैरह है रात में या दोपहर में औचक निरीक्षण करना है ना? ताकि जो नियम कानून फॉलो हो रहा है कि नहीं माइंस में अच्छे से पता लगाया जा सकते हैं, है ना? इसके बाद बोला गया है कि एक जो रीजनल इंस्पेक्टर होते हैं इसके अंदर में 3 इंस्पेक्टर होने चाहिए, उससे ज़्यादा रहने पे रीजनल इंस्पेक्टर को हैंडल करने में बड़ा समस्या होता है, ठीक है? तो ये सब बताया गया था। इसके बाद बोला गया था 100% सरकारी सहायता देना पड़ेगा अगर अब मान लीजिए अब जो कोल बोर्ड वगैरह होता है ना? स्टोइंग के लिए, ठीक है? तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा। खदान सुरक्षा के लिए जो अनिवार्य स्टोइंग है उसमें कोल बोर्ड द्वारा 100% अनुदान देना पड़ेगा, मतलब रेत-वेत का पैसा का बारे में बात कर रहा है, जो कि सिर्फ़ एक रिकमेंडेशन ही रह गया। एक्सीडेंट रेट पर पैमाना, है ना? बोला गया है कि मेन शिफ्ट बेसिस पे एक्सीडेंट पे डाटा बनेगा और उस डाटा को देखा जाएगा और उसी हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है एक्सीडेंट को। ये सब चीज़ों के बारे में फर्स्ट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में बताया गया था। फर्स्ट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में, पहला सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में, ठीक है? इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि भाई कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 5 से 6 अगस्त 1958 को कलकत्ता में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि चीनाकुरी डिजास्टर हुआ था। चीनाकुरी डिजास्टर क्या था? तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें कुछ रिकमेंडेशन आपको शॉर्ट में याद रखने बहुत ज़रूरी है, जैसे 1/10 का रिकमेंडेशन था, गैस टेस्टिंग कोटा वाला, ठीक है? इसके बाद रीलाइटिंग वाला इसी में आया था, वाटर लॉक्ड एरिया का वाटर डेंजर प्लान के बारे में इसी में बताया गया था, ठीक है? इसके बाद अ, आपका ठेका प्रथा पे रोक, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना। चलिए मैं आगे आता हूँ, सेकंड कमिटी ऑन सेफ्टी इन माइंस, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। ओके, चलिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि शुरू में थोड़ा-सा आपका टाइम लगा था। इसके बाद अब जो कहानी सुना रहा हूँ ना, ये जो कहानी है, ये और भी ज़्यादा दर्दनाक कहानी है। अब क्या हुआ बाबू, एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ। आज तक का भारत का सबसे बड़ा डिज़ास्टर, ठीक है? क्या था इसमें, क्या हुआ था, मैं आपको समझाता हूँ। उस डिज़ास्टर का नाम था द ढोरी कोलियरी डिज़ास्टर। ढोरी कोलियरी में मैं ट्रेनिंग किया हूँ, तो मुझे पता है। और इसी माइंस में ट्रेनिंग किया हूँ जिस माइंस में डिजास्टर हुआ था, ठीक है? तो मैं गया हूँ, घूमा हूँ, जानता हूँ उस माइंस को अच्छे से। तो ये ढोरी कोलियरी डिजास्टर अभी फिलहाल के लिए तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ता है और ये झारखंड में है। ये ढोरी एक पर्टिकुलर एरिया पड़ता है आपका फुसरो के आसपास में, वहाँ पे ये माइंस सिचुएटेड है। इस माइंस का जो नाम था प्रॉपर वो अभी फिलहाल के लिए 456 इंक्लाइन है, वहाँ पे 2 इंक्लाइन माइंस है। एक आपका 456 इंक्लाइन है, एक 7-8 इंक्लाइन है, ठीक है? तो 7-8 इंक्लाइन की बात ये नहीं कर रहा हूँ मैं, 4-5-6 इंक्लाइन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था, इसमें अंडरग्राउंड माइंस में बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस हुआ करता था। पहले क्या था, सुनिएगा, यहाँ गलती किसकी है पहले बाद में डिसाइड कीजिएगा, पहले बात सुनिएगा। ये जो ढोरी है, ये रामगढ़ के राजा का हुआ करता था। रामगढ़ एक सामंत में बटा हुआ था। रामगढ़ के एक राजा हुआ करते थे, रामगढ़ के राजा, ठीक है? उनका नाम नहीं मिल पा रहा है। रामगढ़ के जो राजा थे, इनके अंडर में ये माइंस हुआ करता था। उनका खुद का एक माइंस हुआ करता था, प्राइवेट माइंस था वो, ठीक है? तो ये राजा साहब इसमें माइनिंग करवाते थे। तो राजा साहब को जाँच मतलब उनका ये पहले क्या था, पहले गैसी माइंस हुआ करता था और नॉन गैसी माइंस हुआ करता था। यानी कि जितने भी कोल माइंस थे, उनको 2 कैटेगरी में बाँटा गया था। जैसे अभी मेटल माइंस में होता है ना गैसी और नॉन गैसी, उसी तरह से कोल माइंस में भी गैसी और नॉन गैसी कैटेगरी में बाँटा गया था। तो उनका जो माइंस है उसमें जाँच किया जाता था, गैस का सैंपल लिया जाता था, मुनिया-चिड़िया का उपयोग किया जाता था और बहुत सारे ऐसे-ऐसे टाइप के जाँच होते थे। जाँच होने के बाद डिसाइड किया जाता था कि ये गैसी माइंस है कि नॉन गैसी माइंस। तो उस माइंस को नॉन गैसी करार दिया गया था कि भाई आपके माइंस में गैस की संभावना नहीं है। फ्यूचर में भी आपके माइंस में गैस की संभावना नहीं होगी, इसीलिए आपका जो माइंस है वो नॉन गैसी माइंस है। मतलब यहाँ पे आप खुली बत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। खुली बत्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं लाइटिंग के लिए, कैंडल, मोमबत्ती, डिबरी जिसको बोलते हैं उसको जला के आप माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है? ये था सबसे बड़ा गलती क्योंकि पहले कानून ही ऐसा था, तो कानून की ही गलती है, ठीक है? तो अब हुआ क्या था, नॉन गैसी माइंस था, तो उसमें लोग काम करते थे, 268 लोग थे माइंस के अंदर, ठीक है? माइंस के बाहर हाजिरी घर थोड़ा-सा दूर था, तो वहाँ पे कुछ लोग थे। बाकी 268 लोग माइंस के अंदर थे, कोई अंदर में कहीं पर भी हो सकते हैं, कोई इंक्लाइन में, कोई रास्ते में, कोई राइट साइड में, कोई डीप साइड में, कोई लोअर साइड में, है ना? माइंस के अंदर जितने लोग गए थे, एक भी नहीं बचे, एक भी नहीं बचे, सब के सब जल के खत्म हो गए। और माइंस के बाहर में जो हाजिरी बाबू थे बैठे हुए, उनको दिखाई दिया कि एक तेज लपट आया बाहर और जो लपट का हाइट था ना, वो लगभग 20 से 25 मीटर हाइट था। 20 से 25 मीटर आपको मैं समझा रहा हूँ।
एक जो बिल्डिंग होता है ना, एक तल्ला, वो लगभग 3 मीटर का होता है। तो जो 20 से 25 आप समझ रहे हैं ना, लगभग आपका पड़िए 12 से 15 तल्ला वाला जो बिल्डिंग होता है ना, उतना बड़ा आग का लपट दिखाई दिया नीचे से। आपका जो ये था इंक्लाइन था उसको फाड़ते हुए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर हुआ था। उसमें अंडरग्राउंड माइंस में जितने भी लोग थे सब एक भी नहीं बचे। सब के सब जल के खत्म हो गए, डेथ हो गया उनका। बहुत बड़ा डिजास्टर था, आज तक का सबसे बड़ा डिजास्टर में से एक था। तो ये जब डिजास्टर हुआ 1965 में, इनका डेट था एक्चुअल 28 मई 1965। बाकी आप चाहेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पे फोटो लगा दिया हूँ। ठीक है, 19 मई में 268 लोग, 28 मई 1965 को 268 लोगों की डेथ हो गई थी इसमें। ठीक है, क्योंकि खुली बत्तियों का उपयोग हो रहा था बहुत ज्यादा मात्रा में। फायर डैम था, फायर डैम पे एक्सप्लोजन हुआ, उससे कोल डस्ट बना, कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुआ, उससे फिर एक्सप्लोजन होता गया, और एक्सप्लोजन इतना भयानक हुआ, पूरा का पूरा 20-25 मीटर तक का लंबा लपट उठा। ठीक है, तो ये जब डिजास्टर हुआ, तो ये डिजास्टर के बाद फिर दूसरी बार नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग बुलाई गई। और आपातकालीन में नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग, मतलब सब होने के बाद, जांच वांच होने के बाद, 9 से 10 जुलाई 2 दिन का था ये, 1966 में, 1967 में कोलकाता में बुलाया गया था ये नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। और इस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में यही एक्सीडेंट के कारण बुलाया गया था, दूसरी बार भी एक्सीडेंट के कारण, पहली बार चीनाकोरी वाला, दूसरी बार आपका धोरी डिजास्टर के बाद। इसके बाद इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग कमिटी बनाई गई। कोऑर्डिनेटिंग कमिटी मतलब कि जो आपका माइंस में जो आपका दोहन चल रहा है ना, वो सब चीज को लेके ये सब बनाया गया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के बारे में बताया गया था कि मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके एक कमेटी बनाए। वो कमेटी मिलके जो भी आपके माइंस में माइंस होते हैं, है ना, उस माइंसों में सुरक्षा नियम फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, हेल्थ स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे कि नहीं, वेलफेयर वाला नियम कानून फॉलो हो रहा है कि नहीं, उनकी देख रेख करे। इसके बाद इसी टाइम सेफ्टी कमेटी के बारे में बात किया गया था। ठीक है, कहीं होगा, इसी टाइम सेफ्टी कमेटी को बनाया गया था। सेफ्टी कमेटी तो खैर पीट सेफ्टी कमेटी पहले भी था, लेकिन सेफ्टी कमेटी पे इस बार बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि भाई ये तो अनिवार्य है, ये तो करना ही करना है। सेफ्टी कमेटी को बनाना है, सेफ्टी कमेटी में मेंबर होने चाहिए 13 ठो, मैनेजर उसका अध्यक्ष होना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर उसका सेक्रेटरी होना चाहिए। टोटल मिला के 13 मेंबर होने चाहिए, 5 मेंबर ट्रेड यूनियन वाले कम से कम होने चाहिए, 5 ऑनर वाले कम से कम होने चाहिए, और एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। तो ये सब चीज इसी टाइम पूरा फॉर्मुलेट किया गया था। उससे पहले फॉर्मुलेट नहीं था, फिर पीट सेफ्टी कमेटी ऐसा ही था कि भाई 4-5 मेंबर जितना आपको रखना है रखिए। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या बोला गया था, ढोरी का जो इंक्वायरी है, उस इंक्वायरी को जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ था उसको पूरी तरह से देखने के बाद ये बताया गया था कि वेंटिलेशन वगैरह, गैस सर्वे वगैरह, लैंप वगैरह, ये सब चीजों को लेके पूरा स्टैंडर्डाइज नियम बनाया गया था। भाई ये सेफ्टी लैंप होना चाहिए आपकी माइंस में। ठीक है, आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर ये होना चाहिए, प्रॉपर इस मॉडल का होना चाहिए, रिवर्सिंग टाइप का उसका नेचर होना चाहिए, कोल डस्ट एक्सप्लोजन के लिए कोल डस्ट का जो डस्ट होना चाहिए वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पूरा का पूरा वेंटिलेशन पे इस बार का फोकस था। ठीक है, पूरा का पूरा वेंटिलेशन सिस्टम को सुधारा गया, है ना। उसके बाद कुछ बीमारियों के बारे में भी बात किया गया जो कोल डस्ट से होता है, निम्नोकोनोसिस, है ना। अगर मान लीजिए निम्नोकोनोसिस से पहले कोई बीमार पड़ गया, है ना, उसके कारण उसका नौकरी छूट गया, तो उस केस में उसको रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत उसको अलग से घर द्वार देके उसको रखा जाएगा। उसको नौकरी से भले निकल गया, लेकिन बाकी सब सुविधाएं उसको दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कोई विकलांग है, विकलांग कामगार है, तो उसको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा, जाके जाके वो ट्रेनिंग वगैरह कर सके। ठीक है, और अगर मान लीजिए किसी को किसी कारण से छटनी कर दिए हैं, तो छटनी करने के बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को इंडस्ट्री में, जैसे प्राइवेट माइंस था ना बाबू, पहले प्राइवेट माइंस भी बहुत सारा हुआ करता था, सब सरकारी तो था नहीं, तो प्राइवेट माइंस से भी बहुत सारे लोगों को निकाल देता था। अब प्राइवेट वाले को तो आप बोल नहीं सकते कि नहीं प्राइवेट को छाटना ही नहीं है, निकालना ही नहीं। तो जब प्राइवेट माइंस छाटती थी तो कहा गया था इस सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन में कि भाई ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में प्रेफरेंस मिले, है ना, इंडस्ट्रीज को इनके बारे में बताया जाए ताकि इनको प्रेफरेंस मिले, इनको जल्दी सिलेक्शन हो, इनको वार्यता में प्रेफरेंस में लिया जाए, है ना, ये सब चीजें। ठीक है, इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज के बारे में इसमें बोला गया है कि अगर मान लीजिए भारत में कोई चीजें नहीं बन रही है और हम उस सेफ्टी डिवाइसेस है जो मंगाना है बाहर से, ठीक है, तो उसके लिए सरकार उसको विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराए। यानी कि अगर हमको डॉलर में खरीदना है और हमारे पास रुपया में पैसा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई हमको डॉलर दे एक्सचेंज करके, है ना, ताकि हम जाके खरीद सके। ठीक है, इसके बाद रेस्क्यू स्टेशन बनाया गया, रेस्क्यू स्टेशन का विस्तार किया गया। ठीक है, ओके, रेस्क्यू स्टेशन का विस्तार किया गया। अब आप कहोगे सर रेस्क्यू स्टेशन तो 1985 में बना था रेस्क्यू रूल, लेकिन
देखो रेस्क्यू स्टेशन पहले हुआ करता था, अलग बात है बाद में जाके 1985 में उसके लिए नियम बना दिया गया अलग से, लेकिन रेस्क्यू स्टेशन पहले हुआ करता था। और खासकर जब सेकंड रिकमेंडेशन आया तो उसमें रेस्क्यू स्टेशन पे पूरा विस्तार जोर दिया गया, ठीक है? ओके, सेकंड वाला से ही बना, मतलब 1966 के बाद ही आपका रेस्क्यू स्टेशन वगैरह सब बनाया गया। ओके, चलिए। इसके बाद हाजिरी रजिस्टर बोला गया कि भाई अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए, प्रॉपर अटेंडेंस रजिस्टर को प्रॉपर मेंटेन किया जाना चाहिए, है ना? ये सब के सब नियम लागू हुए हैं, आज भी लागू हैं, ठीक है? इसके बाद सजेशन बॉक्स होना चाहिए जहाँ पे लोग कुछ सुझाव के लिए दे सके। रीजनल लैंग्वेज में जितने भी नियम कानून है वो होने चाहिए, ठीक है? आधा लोगों को नियम कानून पता ही नहीं है, ठीक? तो ये सब रिकमेंडेशन सेकेंड वाला जो सेफ्टी कॉन्फ्रेंस आया उसमें आया। पुलिस जांच का समन्वय, पहले क्या होता था, पुलिस इंक्वायरी जब किया जाता था तो उसमें माइनिंग सेक्टर में पुलिस इन्वॉल्व होती थी। 1966-67 की बात मैं कर रहा हूँ। उस टाइम जब माइंस में कोई दुर्घटना होती थी तो अलग से उतना लंबा चौड़ा कमिटी था नहीं, डीजीएमएस तो ये तो वो, है ना? वो तो उसके इतने सारे इंस्पेक्टर, तो उस टाइम पुलिस इंक्वायरीज हुआ करती थी, पुलिस ही जाती थी, पुलिस इंक्वायरी करती थी। तो इसमें बोला गया है कि सरकार को कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है? ये था आपका सेकेंड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब आते हैं थर्ड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में। हालांकि आपको मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, वही सब चीजें। थर्ड वाला भी क्या हुआ था, एक बड़ा डिजास्टर हुआ था, ठीक है? एक बड़ा डिजास्टर हुआ, उसके बाद जब बड़ा डिजास्टर हुआ उसके बाद इसको बनाया गया, फिर से सेफ्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। ये जो डिजास्टर था इसका नाम था जीतपुर कोलियरी डिजास्टर, द जीतपुर कोलियरी डिजास्टर। अब आप एक बार गौर करिएगा, चीनाकोरी फायर डंप एक्सप्लोजन, ढोरी फायर डंप एंड कोल डस्ट एक्सप्लोजन, जीतपुर, ठीक है? जीतपुर को नूनी डी जीतपुर भी कहा गया है फाइलों में, बहुत सारे फाइलों में नूनी डी जीतपुर कोलियरी कहा गया है, ठीक है? तो जीतपुर कोलियरी फायर डंप एक्सप्लोजन, ठीक? फायर डंप एक्सप्लोजन जो बड़े बड़े डिजास्टर हुए हैं उनमें से सभी के सभी फायर डंप एक्सप्लोजन के कारण हुए हैं या कोल डस्ट एक्सप्लोजन के कारण हुए, मतलब एक्सप्लोजन के कारण हुए, ठीक है? तो जब जीतपुर कोलियरी डिजास्टर हुआ तो जीतपुर कोलियरी क्या था, तो सेल करके कंपनी थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर एक जगह था चास नाला, मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं धनबाद का हूं प्रॉपर। तो चास नाला में एक जगह था, एक माइंस था जिसका नाम था जीतपुर, और बगल में एक गांव था जिसका नाम था नूनी डी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया नूनी डी जीतपुर कोलियरी। अब ये जो कोलियरी था ऑब्वियसली बात है धनबाद में था, तो धनबाद पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था 2000 ईस्वी से पहले, और ये दुर्घटना हुई थी 1973 में, ठीक है? तो इसीलिए बिहार में फाइलों में बिहार लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जब एक्सीडेंट हुआ था इसमें 48 लोग जो थे वो टोटल फर्टेलिटीज हुई थी, टोटल डेथ हुआ था 48 माइनर्स का, है ना? बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे, ठीक है? तो इसमें हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें हुआ ये था कि किसी जगह पे CH4 का बहुत ज्यादा मात्रा में एकुमुलेशन था, किसी कारण से कहीं से स्पार्क जनरेट हुआ, ठीक है? और स्पार्क के कारण एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन के बाद आपका चेन रिएक्शन हुआ और अगल बगल में आपका कोल डस्ट का मात्रा था, तो जिसके कारण कोल डस्ट एक्सप्लोजन भी हुआ, और ये होने के कारण 48 लोग जल के मर गए। बाकी कुछ इंजर्ड हुए थे जो उस पर्टिकुलर रेंज से काफी दूर थे, ठीक है? 14 नंबर सिप में ये दुर्घटना हुई थी, है ना? और उससे काफी दूर थे वो लोग, वहां बच गए, तो वो लोगों ने बस स्टेटमेंट दिया, बताया। तो आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो जब भी कभी भी कोई डिजास्टर होता है तो उस डिजास्टर से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब एक तरह से देखा जाए तो माइनिंग में हुआ है ये, तो जो ड्यूटी कर रहे थे वहां वो माइनर होंगे, चाहे माइनिंग सरदार हो, चाहे ओवरमैन हो, चाहे आपका असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे मैनेजर हो, कोई भी हो, वो है तो माइनर ही, ठीक है? अब माइनर माइनिंग क्या है, माइनिंग काम है। अगर हम कोयला नहीं निकालेंगे ना तो पार्लियामेंट में जो पंखा घूम रहा है वो बंद हो जाएगा, पार्लियामेंट में जो एसी चल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो कोयला जरूरी है भारत की, ठीक है? तो कोयला निकालेगा तो आगे बढ़ेगा, और उस टाइम तो लोकोमोटिव से लेके सब कोयला पे चलता था, ट्रेन का इंजन से लेके सब कोयला में चलता था। तो माइनर एक्चुअल में क्या है, रिस्पेक्टेड पोस्ट है यार, बहुत रिस्पेक्टेड पोस्ट है। जैसे हमारे देश के आर्मी है, सोल्जर हैं, पुलिस है, हमारे देश के जो इंटरनल फोर्सेस हैं, उसी तरह से कह सकते हैं। उतना लेवल को हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यार कहीं ना कहीं माइनर्स को भी उस लेवल का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी माइनिंग वॉरियर्स हैं। इन ये भी यहाँ भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी अ, जान खोई है, बहुत सारे लोगों ने फैमिली खोई है, परिवार के सदस्य खोए हैं। इसीलिए जितने भी डिजास्टर हुए हैं
इन डिजास्टर से हमें सीखना चाहिए कि इन डिजास्टर का पीछे का कारण क्या था और फ्यूचर में ऐसे दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी चाहिए, ठीक है? तो ऐसे जो लोग ऐसे दुर्घटनाओं में शहीद हुए हैं, तो उनके लिए श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से भी और आप लोग भी अ, आई होप कि इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है? चलिए, अब आते हैं हम लोग चौथा सेफ्टी कॉन्फ्रेंस पे। तो देखो जो पहला सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ, दूसरा सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ और तीसरा सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक डिजास्टर होने के बाद हुआ था। चौथा सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में कोई डिजास्टर नहीं हुआ था बल्कि उसको इसीलिए बुलाया गया था ताकि बहुत सारी चीज़ों का रिव्यू वगैरह किया जा सके, ठीक है? और इसमें भी कुछ-कुछ छोटे-छोटे नियम कानून आए थे, ठीक है? जिसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो आपका पहले पूछेगा कि भाई चौथा सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 24 दिसंबर 1978 को हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? कलकत्ता में हुआ था। इसमें क्या हुआ था जितने भी कोलिरियम डिजास्टर हुए थे पहले तो उनको देखा गया, उनका रिव्यू वगैरह किया गया कि हाँ, इसमें क्या-क्या सुधार हुआ था, क्या पिछले जो कानून बनाए गए थे उसमें क्या-क्या चेंजेज़ हुए, नहीं हुए, उसका रिव्यू किया गया था। रिव्यू करने के बाद फिर बेसिकली आपका लिमिटेशंस, है ना? अ, सम्मेलन की सीमाएँ, है ना? कि भाई 1 दिन में पूरा-पूरी कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब 1 दिन का रखा गया था ये कार्यक्रम। तो जिसके 1 दिन में पूरा-पूरी बहुत सारे पॉइंट है जो नहीं हो पाता चर्चा, इसीलिए बहुत सारे लोग वॉकआउट कर गए थे, बाहर निकल गए थे, विरोध में। ना जैसे नेता लोग हमारे होते हैं ना, विधानसभा, राज्यसभा में, कि भाई उनको लगता है कि ये माँग सही नहीं है, ये डिस्कशन ही बेकार है, तो वो अपना निकल जाते हैं भाई, बॉयकॉट कर देते हैं उस मीटिंग को। है ना? तो जो लोग अंदर घुसे रहते हैं, बचे रहते हैं, वही लोग फैसला करते हैं, उसी में से वोटिंग होता है और आगे बढ़ता है। तो इसी तरह से ये लोग भी 1 दिन का कार्यक्रम रखा था और बहुत सारे मैटर थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों ने बायकॉट कर दिया था। ठीक है? इसके बाद इसमें बेसिकली आईएलओ के बारे में विशेष चर्चा किया गया था। आईएलओ के बारे में बोला गया था भाई कि आपको नेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये कहा कि भाई आपको हर माइंस में एक आईएसओ बनाना है। आईएसओ मतलब इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। हर माइंस का एक इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसका मुख्य काम होना चाहिए सेफ्टी। उसमें जितने भी लोग होने चाहिए उनका कोई भी तरह से प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन देख रहे हैं और सेफ्टी भी देख रहे हैं। सेफ्टी वाले का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पे ध्यान देंगे। इसके बाद एक वर्ड यहाँ पे निकल के आया था जैप। जैप का मतलब होता है जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल। जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल, ये फुल फॉर्म भी काफी बार एग्जाम में पूछा है। जैप को लेकर के यानी कि जीरो एक्सीडेंट कैसे हो, इसको लेकर बहुत सारी योजनाएं बनाई गई और साथ ही साथ कहा इसमें एक और चीज आया था, स्पेशल ट्रेनिंग कॉलेजेस। स्पेशल ट्रेनिंग कॉलेजेस मतलब जैसे अभी वीटीसी वगैरह होता है ना ट्रेनिंग, इस टाइम कॉलेज का नाम दिया गया था कि भाई स्पेशल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग कॉलेज होना चाहिए जहाँ पे सर्वेयर का, इंजीनियर को, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर को स्पेशल हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दिया जाए। ठीक है? ये था आपका चौथा रिकमेंडेशन। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा आप जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आते हैं पांचवा रिकमेंडेशन के ऊपर। पांचवा जो मीटिंग हुआ था, पांचवा मीटिंग से सब आप धीरे धीरे कलकत्ता से न्यू दिल्ली शिफ्ट करने लगे। 26-27 दिसंबर 2 दिन का मीटिंग था। 1980 को हुआ था, ये नई दिल्ली में आपका मीटिंग हुआ था। इसमें भी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी लेकिन इसको इसलिए बुलाया गया था ताकि आप अ, इस चीज को बेहतर तरीके से नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस में जो आपके नियम कानून होते हैं, सुरक्षा नीति होती है, उस पे बात किया जा सके। ठीक है? तो वही सब हुआ था, पुरानी चीज़ों को रिव्यू किया गया था, सेफ्टी हेल्थ पॉलिसी वगैरह, है ना? इसके बाद 6 महीने की स्वतंत्र समीक्षा। इसमें बोला गया था कि भाई कि जितने भी इसमें समीक्षा वगैरह हो रहा है ना? उसका हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जितने भी कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनके 6 महीने के अंदर पे इसका एक इंडिपेंडेंट डिस्कशन करे, समीक्षा करे, है ना? ऐसा बताया गया था। इसके बाद यही बोला गया आईएसओ को हमेशा से प्रोडक्शन से दूर रखना है। इसके बाद 3 साल का हादसा का विश्लेषण हुआ था जो कि जन नॉर्मली हर साल होता है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक अलग से सेल बनाया जाए ताकि क्वालिटी पे कंट्रोल हो। इसीलिए अभी जितने भी कंपनी है उसमें क्वालिटी कंट्रोल के लिए अलग से टीम रहती है, ठीक है? जैसे कोल क्वालिटी कंट्रोल है, मैंगनीज़ है तो मैंगनीज़ क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है? फिर गैस मॉनिटरिंग के लिए बोला गया है कि भाई गैस मॉनिटरिंग के लिए जो टी 3 डिग्री वाले माइंस है उसमें एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाए जो कि कंटीन्यूअस गैस को मॉनिटर कर सके। इसके लिए हमको अलग से ऐसे गैस के लिए फ्लेम सेफ्टी लैंप लेके वहां पे नहीं जाना पड़े जहां मशीन लगी है, चल रही है, कंटीन्यूअस 3 डिग्री है। वहां पे ऑटोमेटिकली एक सिस्टम लगा रहे जो कि सेंसर के थ्रू बेस्ड हो और उसमें ऑटोमेटिकली हर 5 सेकंड में, हर 10 सेकंड में या पर्टिकुलर टाइम में सैंपल वो लेके उसका रीडिंग बताता रहे, ठीक है? इसके बाद बोला गया है टेलीकॉम यानी कि टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम यानी कि टेलीफोन वगैरह देना या किसी तरह से संपर्क वाला जो भी दे सकते हैं आप।
तो बोला गया है कि अंडरग्राउंड माइंस में 5 साल के अंदर, यानी जो रिकमेंडेशन आया है उसके 5 साल के अंदर, और ओपन कास्ट माइंस में 2 साल के अंदर जगह-जगह पे टेलीफ़ोन वगैरह लगे हों, जो मुख्य-मुख्य जगह होंगे, ताकि उनसे संपर्क करना आसान हो सके। ठीक है? फिर स्पेशल ट्रेनिंग कॉलेज का यहाँ पर भी ज़िक्र आया कि भाई जितने भी सर्वेयर, ओवरमैन, सरदार, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह था, इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग कॉलेज बनाया जाए और उनको टाइम टू टाइम वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाए। ये भी रिकमेंडेशन ही रह गया बन के। ठीक है? इसके बाद बोला गया है कमिटी को कानूनी मान्यता, सेफ्टी कमिटी को कानूनी मान्यता देने पर पूरा जोर दिया गया और वर्कमैन इंस्पेक्टर को अनिवार्य रूप से फिट सेफ्टी कमिटी में होना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है? चलिए, इसके बाद उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है? बोला गया है जो आपका अनसपोर्टेड रूफ होता है, फ्रेशली एक्सपोज़ रूफ होता है ना? यानी कि जहाँ पे आपका फेस में ब्लास्टिंग हो रहा है, उससे 10 मीटर, 9 मीटर की दूरी तक जहाँ पे सपोर्ट वगैरह नहीं लगा हुआ होता है, उसको हम लोग फ्रेशली एक्सपोज़ रूफ कहते हैं या फिर ग्रीन रूफ कहते हैं। तो इसके लिए स्पेशल नियम कानून बनाया गया है। उसमें बताया गया है कि इसमें आपको सपोर्ट लगाना मैंडेटरी है या फिर टेम्पोररी सपोर्ट लगाना मैंडेटरी है, ये सब। ठीक है? इसके बाद स्टार्टा कंट्रोल यूनिट के अंदर बोला गया है कि 1 साल के अंदर आपको स्टार्टा कंट्रोल का यूनिट बनाना पड़ेगा। है ना? मेडिकल जाँच और बूट कमेटी क्या होता है, ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सुनिए बताता हूँ। पहले क्या होता था ना, पहले जूता जो दिया जाता था वो अलग-अलग टाइप का जूता मिलता था। कोई स्पोर्ट्स शू पहन के चला आया, कोई चमड़ा का जूता पहन के चला आया, कोई शादी-ब्याह वाला जूता पहन के चला आया, ठीक है? और लोग काम कर रहे हैं भाई, ठीक है? और ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, तो लगभग आपका 1980s की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब आप सोचिए कि देश आज़ाद हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। हमारा जो कोल इंडिया है वो नेशनलाइज़ हो चुका है, सरकारी हो चुका है। कोल इंडिया के ऑलमोस्ट सब सब्सिडियरी बन चुके हैं। अब इस टाइम में जूता पहन के आ रहा है ड्यूटी करने के लिए कोई आदमी, शादी वाला जूता, है ना? कोई चमड़ा वाला जूता, कोई स्पोर्ट वाला जूता, ठीक है? इस टाइप के जूता पहन के आ रहे हैं। तो इसके लिए स्पेशल बूट कमिटी बनाया गया। अब बूट कमिटी क्या था? बूट कमिटी का काम ये था कि भाई अब जूता किस तरीके से डिज़ाइन होगा हर इंडस्ट्री के लिए, वो आपको डिसाइड करना है। माइनिंग इंडस्ट्री में जितने भी प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी, सभी के लिए जूता किस क्वालिटी का डिसाइड होगा, उसके लिए अलग से एक कमिटी बनाया गया कि भाई आपका काम है कि जूता बताना कि भाई अंडरग्राउंड माइंस में कैनवास शू हम लोग पहनते हैं ना, जिसके आगे लोहा लगा रहता है, और ओपन कास्ट माइंस में प्रोजेक्ट में हम लोग पहनते हैं चमड़ा वाला लेदर शू जिसमें आगे हल्का सा लोहा बना रहता है, टाइट रहता है। तो ये सब डिसाइड किया गया था बूट कमिटी के द्वारा, ठीक है? इसके बाद मेडिकल जाँच भी अब मैंडेटरी हो गया कि भाई आईएमई, पीएमई आपका अ, होना मैंडेटरी हो गया था। फिर नेशनल ग्रिड क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। भारत में जितने भी सरकारी नक्शा बने हैं, उसमें अगर बिल्डिंग को ऐसे दिखाया गया है ना, तो हर जगह बिल्डिंग को ऐसे ही दिखाया जाएगा, ठीक है? तो इसको बोला गया है नेशनल ग्रिड। जस्ट एन एग्जांपल, इसको बोला गया है नेशनल ग्रिड। तो नक्शा पहले कैसे बनता था? अपने हिसाब से, जैसे माइंस का सर्वेयर है, तो अपने हिसाब से ऐसे क्रॉस कर दिया और इसको लिख दिया कि भाई ये क्या है? ये चॉक सपोर्ट है, ठीक है? तो माइंस के सभी लोग समझ रहे हैं कि हाँ, ये चॉक सपोर्ट है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, कोई नया आदमी आया, वो देखा नहीं समझ में आया, इंस्पेक्टर आया, देखा नहीं समझ में आया, तो ये सब दिक्कतें आती थी। इसीलिए बोला गया कि नहीं, एक पर्टिकुलर नक्शा जो है वो आपके शेड्यूल के हिसाब से बनाया जाएगा, जो कि नेशनल ग्रिड से लिया जाएगा, ठीक है? और 1 साल के भीतर इसको सबको अपडेट कीजिए, और वाटर लॉक्ड एरिया वगैरह है तो 3 साल के अंदर इसके लिए अलग से आप बनाइए, प्लान बनाइए। फिर डीजीएमएस की प्राथमिकताएँ, इसमें बोला गया है कि भाई डीजीएमएस को टुकड़ों-टुकड़ों में छोटी मंजूरी देने के बजाय एक अलग से सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई एसएमपी बनाया, तो एसएमपी के लिए एक सर्कुलर जारी करे जिसमें एसएमपी का पूरा ढाँचा हो, ताकि हर कंपनी इसको बना सके। ऐसा नहीं कि एसएमपी के लिए हम एक छोटा-सा चीज़ के लिए अलग से सर्कुलर निकाल रहे हैं, दूसरे चीज़ के लिए अलग से निकाल रहे हैं, तीसरी चीज़ के लिए अलग से निकाल रहे हैं, ठीक है? इसके बाद बोला गया है कि मान लीजिए कोई गंभीर हादसा होता है, तो उसके लिए कम से कम 2 ठो निरीक्षण होना चाहिए। कम से कम 2 बार इंक्वायरी करे, 2 बार निरीक्षण करे, क्रॉस चेक वगैरह करे, ताकि वो आदमी अगर झूठ भी बोल रहा हो तो पकड़ा जाए। डीजीएमएस का पुनर्गठन किया गया था इसमें। डीजीएमएस का पुनर्गठन पे ज़्यादा जोर हुआ था इसमें। कौन सा वाला सेफ्टी कमिटी में बाबू? अब आपसे अगर पूछेगा कि कौन सा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में डीजीएमएस की अ अ, को प्राथमिकता दिया गया था, डीजीएमएस का बेसिकली 1980 के आसपास में डीजीएमएस का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है? चलिए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है? अच्छा, इसमें तो पीडीएफ खराब हो जाएगा यार। मेजर माइनिंग एक्सीडेंट इन इंडिया, जो ज़्यादातर मेजर एक्सीडेंट हुए हैं, उसमें से यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चीनाकुरी, ढोरी, जीतपुर, है ना? बारगोलाई कोलियरी डिज़ास्टर, ये भी बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ था। इसमें मतलब 16 लोग मरे थे। मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ था। आसाम का ये माइंस है, ठीक है? इस माइंस में एक आदमी की लापरवाही के चलते 16 लोग मर गए थे। एक आदमी के लापरवाही के चलते 16 लोग मर गए थे। बारगोलाई।
कोलियर डिजास्टर। इसमें क्या हुआ था, आसाम का माइंस है ये, एक आदमी अंडरग्राउंड माइंस में बैठा हुआ है जहाँ पे गैस की मात्रा है, वहां पे वो आदमी बीड़ी जला रहा था। अब बीड़ी जलाने के कारण वहां पे विस्फोट हुआ और 14 लोग मारे गए। ठीक है, तो एक आदमी की गलती भी कभी कभी बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी छोटे छोटे चीजों डिजास्टर के बारे में दिया हुआ अलग अलग टाइम पे, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सिक्स्थ कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी। ठीक है, अब मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं बट आपको जानना जरूरी है। बाकी आपका पीडीएफ डाला रहेगा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। 13 से 14 जनवरी 1986 को नई दिल्ली में हुआ था। अब जितनी भी सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस होंगे वो ज़्यादातर न्यू दिल्ली में ही होंगे। ठीक है, इसमें जो पुराने सिफारिशों हैं उनको चर्चा किया गया था, उनका रिकमेंडेशन हुआ था, और ये बोला गया था भाई 1 साल के अंदर जो पुराना सिफारिश वगैरह है उसको जरूर से जरूर आपको अप्लाई करना है। इसके बाद सपोर्ट प्लान के बारे में इसमें बात किया गया था, है ना, कि फेस के 9 मीटर के अंदर में बहुत सारा अलग अलग टाइप का जो सपोर्ट है वो लगाया जाए, जंक्शन में 25% ज्यादा सपोर्ट लगाया जाए। तो ये सपोर्ट के बारे में पूरी तरह से बात किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसमें ये कहा था आपका अपसेंटी, है ना, खदान में अनुपस्थित और 6 महीने की अवधि से छुट्टी को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में टिम्बरमैन और ड्रेसर की नियुक्ति, है ना। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था कि एक आदमी रखा टिम्बर, है ना, टिम्बरमैन मात्र एक आदमी रखा एक शिफ्ट में। अब वो टिम्बरमैन नहीं आया तो भाई बिना उसके चल रहा है, तो ये दिक्कत हो गया था। तो उसके हिसाब से फिर नियम कानून बनाया गया कि भाई आपको ऐसा नियम कानून ऐसा बनाना है कि भाई आपका एक आदमी अगर 6 महीने अपसेंट भी हो तब भी आपका काम चल रहा है। ठीक है, फिर चाल गिरने की, मतलब कुल मिलाकर के रूफ सपोर्ट, सॉलिड ब्लास्टिंग, ये सब चीजों के बारे में बात किया गया था। डीले डेटोनेटर इसी टाइम इंप्लीमेंट किया गया था कि भाई आप माइंस में डीले डेटोनेटर चलाए जाएंगे। ठीक है ना। आपको 1986 में ये सब चीजें लागू हो गई थी। इसके बाद एचईएमएम का एवीए। एवीए मतलब होता है ऑडियो विजुअल अलार्म। कहा गया कि जो भी एचईएमएम है, चाहे डंपर हो, चाहे ट्रक हो, चाहे सॉवेल हो, चाहे आपका पीसी हो, पॉकलेन वगैरह हो, उसमें बोला गया कि 2 साल के अंदर आपको एवीए लगाना है, यानी कि ऑडियो विजुअल अलार्म लगाना है। 2 साल मतलब जैसे ये सेफ्टी कमेटी का कॉन्फ्रेंस का ये जो आपका बार बार सेफ्टी कमेटी निकल रहा है मुंह से, तो अगर निकलेगा सेफ्टी कमेटी तो आप कॉन्फ्रेंस ही समझिएगा। 1986 में 1986 में जब ये सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन लागू होगा, उसके 2 साल के अंदर आपको ऑडियो विजुअल अलार्म लगाना है जितने भी एचईएमएम है ओपन कास्ट माइंस में चलने वाले, उन सभी में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक रिकमेंडेशन दिया गया था जो बहुत अच्छा था देखा जाए तो, और बहुत लोग इसका विरोध भी करेंगे। बोला गया कि जो ऑपरेटर है भाई उसको ओटी बंद होना चाहिए। ऐसा क्यों? आप समझिए, एक डंपर ऑपरेटर है, ठीक है, ये डंपर ऑपरेटर लगातार 8 घंटे डंपर चला रहा है, बीच में हो सकता है 1 घंटा का वो रेस्ट लिया हो, लेकिन लगभग 7 घंटा वो लगातार डंपर चला रहा है। तो ये जो लगातार चलाने वाला होता है उसमें आंख, हाथ, पैर, ये हमेशा लगातार काम करना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है, जिसके कारण उसकी थकावट ज्यादा होती है। इसके बाद भी अगर वो जाके दूसरे शिफ्ट में 8 घंटा ड्यूटी करेगा तो सोचिए क्या सिचुएशन। एक आदमी रात में सोया नहीं है या सुबह ड्यूटी कर रहा है 8 घंटे का, तो उसको अगर गलती से भी झपकी आ गया तो क्या सिचुएशन होगा आप देखिए। तो ऑपरेटर को ओटी बंद करने के लिए इसमें रिकमेंडेशन दिया गया था, लेकिन ये पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, इसके बाद है कि ऑयल माइंस सेफ्टी के लिए बोला गया था कि आईसी इंजन वगैरह है तो इंटरलॉक वगैरह करना है। फायर स्टडी किया गया था, 1 से 5 साल के भीतर हर माइंस में आग से बुझाने वाली सब चीजों का अध्ययन करे, है ना, ऐसा बताया गया था। ठीक है, गैस मॉनिटरिंग हर 3 साल में आपको करना है कि भाई गैस 3 डिग्री है कि 3 डिग्री से ज्यादा है, तो खैर हर हर महीने होता है शायद, अब हर महीने या 6 महीने में होता है गैस मॉनिटरिंग। मतलब 2 डिग्री है तो 2 डिग्री से 3 डिग्री ना हो गया हो, ये सब चीजें देखने वाली बात है। इसके बाद धूल और सर्वे से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उन पे चर्चा किया गया था। ठीक है, आईएमए पीएमए के बारे में बात किया गया था। इसमें एक और चीज है स्पेशल है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नियम तो आपका जो माइंस एक्ट में था वो ये था कि जब आईएमए लागू होता है, जैसे कोई आदमी नया नया नौकरी करने जा रहा है, ठीक है, तो नौकरी करने जा रहा है तो जिस दिन ज्वाइनिंग करना है उसको, जैसे आज मान लीजिए ज्वाइन कर लिया, तो किसी कारण से मान लीजिए उसका आईएमई नहीं हो पाया, फिर भी उसको ज्वाइनिंग में रख लिया कि ठीक है आ जाओ ना, बाद में तुम्हारा आईएमई करा लेंगे। तो माइंडसेट में ये नियम था कि 5 साल के अंदर आप आईएमई करा सकते हैं आदमी का, यानी नौकरी जब ज्वाइन किया है तब से 5 साल के अंदर उसका आईएमई करा सकते हैं। ठीक है, ये बाद में हुआ था 5 साल, उससे पहले 3 साल हुआ करता था। ठीक है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन 3 साल के अंदर पूरा कर ले, और जो पीएमई है हर 5 साल में, और नेशनल ग्रिड के हिसाब से सर्वेयर का नक्शा वगैरह बने, वही सब। बेसिकली क्या होता है ना कि एक सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में मान लीजिए कोई रिकमेंडेशन आया, ठीक है, वो रिकमेंडेशन बहुत अच्छा लगा जो लोग थे उसमें, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाया, तो अगला बार में फिर से वही रिकमेंडेशन को रखता है। इसलिए बार बार बहुत सारी बातें रिपीट हो रही है, आप देख रहे होंगे, है ना, सर्वे ट्रेनिंग वाला, ट्रेनिंग कॉलेज वाला, ये सब चीजें बार बार रिपीट हो रही है।
ठीक है। एक्सीडेंट हो जाएगा तो इंक्वायरी करना है, तो ये करना है, तो विशेष ट्रेनिंग देना है, वर्क में इंस्पेक्टर वाला देखना बार बार रिपीट कर रहा है, तो बेसिकली वही सब चीज़ें हैं, कुछ ऐड होती हैं, बाकी चीज़ें वही रहती है। इसके बाद आता है सेवेंथ सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में। सेवेंथ सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब हुआ था? तो 19 से 20 दिसंबर 1988 को नई दिल्ली में। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें विशेष सपोर्ट प्लान जो 9 मीटर वाला था ना, पहले देखे थे, इससे पहले वाला में था, बिल्कुल वही वाला लिखा है, बस 2-4 इसमें चीज़ें ऐड कर दिया है। सपोर्ट प्लान बनाना है, सीएमपीडीएल या सीएमआरएस या सिम्पर का सुझाव लेना है, उसके बाद आपको एक प्लान डेवलप करना है, ठीक है? तो कुल मिलाकर के सपोर्ट प्लान को और बेहतर किया गया। और उसके बाद एचईएमएम में बोला गया है कि हर कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा 6 महीने के भीतर या साल भर के भीतर खदान में कड़ाई से लागू करना पड़ेगा कोड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, ये सब बताया गया था। ऑपरेटर सुरक्षा और जांच के लिए बोला गया है कि भाई 5 साल में एक बार इनका पीएमई होना ज़रूरी होता है। एचईएमएम मेंटेनेंस और ऑटो फायर से रिलेटेड चीज़ों में सुधार किया गया था। ठीक है? ऑटो उसके जो एचईएमएम के पार्ट्स होते हैं, उससे रिलेटेड चर्चा वगैरह किया गया था। ठीक है? 5 साल में मेडिकल होना ज़रूरी हो जाता है ना? मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट अगर कोई काम कर रहा है तो उस केस में आपका उसमें सुधार होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के वही सब सुधार वाला यही सब पॉइंट है यार घुला-वुला के। फर्स्ट एड का रिफ्रेशर ट्रेनिंग 2 साल में एक बार होना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया। ये अनिवार्य हो, है ना? ये रिकमेंडेशन था कि भाई फर्स्ट एड का जो ट्रेनिंग है वो 2 साल में एक बार अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद गैस मॉनिटरिंग का गाइडलाइन होना चाहिए, हर साल उसको गाइडलाइन मिले गैस मॉनिटरिंग, ठीक है? यानी ट्रेनिंग वगैरह हो, ठीक है? सर्वेयर ट्रेनिंग देखिए फिर से बार-बार आ रहा है ये सब चीज़ें। नेशनल ग्रिड ये देखिए बार-बार आ रहा है ना? आईएसओ वाला बार-बार आ रहा है, ठीक है? चलिए, तो ये क्या कर दिया हूँ मैं? जस्ट अ सेकंड थोड़ा पानी-वानी पी लेता हूँ यार। ओके, आते हैं 8वां सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के ऊपर में। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 8वां में क्या हुआ था? तो 8वां का आयोजन बेसिकली नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में 1993 में हुआ था, 14 मई को, ठीक है? इसमें नेशनल ग्रिड वाला वही सेम पॉइंट है कि नेशनल ग्रिड जो बनाया गया है सरकार की तरफ से सिंबल्स, है ना? अलग-अलग इंडिकेशंस बनाए गए हैं नक्शा बनाने के लिए, तो उसी इंडिकेशंस का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद गैस मॉनिटरिंग के लिए फिर से वही चीज़ें रिपीट कर रही हैं। जो गैस मॉनिटरिंग सिस्टम होता है डिजिटल टाइप के, जैसे सीएच4 या सीओ जो मॉनिटर करता है कंटीन्यूअस, ऐसे स्टैंडर्ड चीज़ें लगाए जाएँ 2 साल के अंदर। इसके बाद यहाँ पे एक आता है, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे एक आता है पॉल कमिटी। तो पॉल कमिटी क्या होता है हम लोग देखते हैं एक बार। बेसिकली पॉल कमिटी क्या था, एक कमिटी बनाया गया था जिसको कहा गया था कि भाई आप स्टार्टा कंट्रोल, यानी कि कहाँ सपोर्ट लगाना है, कैसे सपोर्ट लगाना है, कौन कौन सा सपोर्ट लगाना है, कितना दूरी पर सपोर्ट लगाना है, ये सब चीजें आप बताएं। पॉल कमिटी में बेसिकली कुछ रिसर्चर्स थे कह सकते हैं, जो जिन्होंने टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छे से था, है ना? कुछ आपके कॉलेज के प्रोफेसर कह सकते हैं, तो ये लोग थे, ये लोग टेक्निकल लोग थे, टेक्निकल टीम थी, जिसको नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि भाई ये पोल कमिटी जो सुझाव दी है कि रॉक मास रेटिंग कहाँ पे कितना होना चाहिए, है ना? रॉक मास रेटिंग का उन्होंने आपका अलग-अलग लेयर के हिसाब से डिवीज़न किया था। तो उस रॉक मास रेटिंग के हिसाब से जहाँ पे जो सपोर्ट लगना चाहिए, उस जगह पे वो सपोर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कहा गया था कि जो आपका फेस है, उससे 1.8 मीटर दूरी तक कम से कम आपका सपोर्ट लगा होना चाहिए। इसी तरह से और कहा गया था कि जंक्शन में 25% ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए। इस तरह से कहा गया था कि जो आपका सपोर्ट लगा हुआ है, उसमें से कम 20% डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में स्टील सपोर्ट लगा होना चाहिए। ठीक है? मान लीजिए आपका लंबाई है पूरी 100 मीटर, तो 100 मीटर में से, ठीक है, 100 सपोर्ट अगर मान लीजिए लगाए हैं, तो उसमें से 20 सपोर्ट आपको स्टील वाले लगाने पड़ेंगे। इस तरह से रूफ बोल्टिंग, इंडिकेटर प्रॉप को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। रूफ बोल्टिंग के लिए नियम कानून बनाया गया था कि कहाँ पे कितना रूफ बोल्टिंग लगना है, किससे किसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, है ना? तो आरएमआर के हिसाब से पूरी ये देना है और ट्रेनिंग भी देना है इसका, ठीक है? इसका इसमें दूसरा पहला पोल कमेटी वाला था, इसमें रिकमेंडेशन, ठीक है? इसके बाद दूसरा था फ्रंट लाइन सुपरवाइजर का। फ्रंट लाइन सुपरवाइजर का मेन था। फ्रंट लाइन सुपरवाइजर के बारे में बताया गया कि भाई जितने भी फ्रंट लाइन सुपरवाइजर, जैसे माइनिंग सरदार हो गया, ओवरमैन हो गया, सर्वेयर हो गया, माइनमेट हो गया, सबको 5 साल में एक बार कम से कम 14 दिन का ट्रेनिंग देना चाहिए। जो ट्रेनिंग होगा सेफ्टी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ठीक है? और हर साल 20% को कवर करे, ऐसा माइंस का प्लानिंग होना चाहिए। ये सब नियम कानून बनाए गए थे। इसके बाद सेफ्टी ट्रेनिंग कमेटी बनाए जाने के बारे में बात किया गया कि भाई ट्रेनिंग कमेटी बनेगी जो डिसाइड करेगी किसको कब-कब ट्रेनिंग देना है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ और अधिकारी होना चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया में। एक ठो आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ और चिकित्सा अधिकारी, यानी कुल मिलाकर के एक ठो डॉक्टर होना चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया में, सरकारी वाला, जो ये सब चीज़ें देखे।
धूल सर्वे जो करना है यानी एयरबोर्न डस्ट का जो सर्वे करना है वो हर 2 साल में एक बार करना है। हर साल के अंदर करना है और 2 साल में ये सब चीज़ें लागू हो जानी चाहिए। और उसके बाद ऑडियोमेट्री टेस्ट डेसिबल बोला गया है कि 90 डेसिबल से ऊपर को आपको डेंजर लिमिट मानना है। उसके ऊपर अगर कोई काम कर रहा है तो उस केस में आईएमई, पीएमई कम टाइम में भी किया जा सकता है। ठीक है? इसके बाद आपका हॉल रोड में बोला गया है कि एक ठो अलग से लाइट व्हीकल रोड रहेगा जिसमें आपके सिर्फ आदमी चलना-वलना या दुपहिया या चरपहिया चलेगा, है ना? बाकी पैदल आना-जाना करेंगे। लेकिन हॉल रोड से अलग रहेगा। ये लाइट व्हीकल के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है? चेक गेट के बारे में बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी गाड़ी माइंस में आती है, कोयला लोड करने वाली या कोई भी, तो आने-जाने के लिए उसका पर्ची कटेगा, चेक पोस्ट होगा, है ना? वहाँ पे लोग बैठेंगे जो देखेंगे, सिक्योरिटी वाले बैठेंगे। इसके बाद इसमें एचईएमएम रन के बारे में बताया गया कि भाई मान लीजिए हमने कोई डंपर उठाया, तो डंपर को ऐसे चेक किया तो हमारा ठीक बताया, लेकिन उसके बाद उसको एक बार ट्रायल रन करके देखेंगे या फिर जो मैकेनिक होगा उसको बनाता है या फिट करता है या उसमें कुछ खराबी आने के बाद उसको सुधारता है, तो एक बार चला के देख लेगा कि सब ठीक है कि नहीं, ठीक है? बाकी तेल वाला है। अब आते हैं 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में। 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 2 से 3 फरवरी को 2000 में नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। इसमें वही है पुराने वाले जो हैं उनको फिर से रिकमेंड किया गया था कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग होना चाहिए, ठीक है? इसमें एक और चीज़ें इंक्लूड की गई थी प्री मानसून। प्री मानसून मतलब मानसून से पहले बहुत सारे काम करने होंगे। जैसे अगर आप ओपन कास्ट माइंस है तो मानसून से पहले आपको ड्रेन बनाना पड़ता है ना? ड्रेन के नीचे बड़ा-बड़ा पाइप डालना पड़ता है। उसके बाद आपको एक सम्प बनाना पड़ता है। सम्प में आपको पंप फिटिंग करना पड़ता है, ठीक है? ट्यूबवेल वगैरह पंप बड़े वाले जो पंप होते हैं वो लगाना पड़ता है अलग-अलग एचपी के, ठीक है? जिसका जीपीएम कम से कम 6 हो, 7 हो, 8 हो, है ना? अच्छे बड़े कैपेसिटी के पंप लगाने पड़ते हैं। और उसके बाद उस पंप से पाइप का कनेक्शन रहता है लगातार बाहर यानी कि माइंस के बाहर कोई एरिया होता है जहाँ पे पानी को डिस्चार्ज करते हैं। तो ये सब पूरा का पूरा प्लानिंग प्री मानसून के लिए अलग से कमिटी बनाई जाएगी, अलग से टीम बनाई जाएगी जिसका ये सब काम होगा, इसमें बताया गया है, ठीक है? हेवी रेन अगर होता है या साइक्लोन वगैरह कुछ भी आता है तो उस केस में हमारा मैकेनिकल विकसित ऐसा करें कि पुख्ता हो मतलब जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम ऑफिस बनाए हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं हमारा ऑफिस कि पानी आया तो पूरा बह के गिर गया, टूट गया या साइक्लोन आया तो टूट-टाट के गिर गया पूरा बिल्डिंग। तो बिल्डिंग माइंस का जनरली ऐसा नहीं होता है। वाइब्रेशन को सहने वाला बिल्डिंग होता है, ठीक है? जनरली आप देखे होंगे कि फॉल सीलिंग किया बरता रूफ में, ऊपर में भले करकट लगाया लेकिन दीवार आपका लोहा का सीमेंट का नहीं बनता, लोहा का बनता है, ठीक है? जहाँ ब्लास्टिंग प्रोन एरिया होता है तो वहाँ पे, ठीक है? इसके बाद होता है वाटर टाइप चेंबर, है ना? मतलब बाढ़ की स्थिति अगर ज़्यादा हो जाता है अंडरग्राउंड माइंस में जो फँसे मज़दूर हैं, ठीक है? तो उनको उनके लिए एक शरणास्थल होता है, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे जाके वो व्यक्ति रुक सकते हैं, है ना? आर-एन-डी का ये प्रयास होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो टीम होती है, जैसे सिम्फर हो गया, सीएमपीडीआईएल हो गया, कि ऐसे जिसको आपका लास्ट रेफ्यूजी चैम्बर कह सकते हैं, वाटर टाइट चैम्बर कह सकते हैं, ऐसा विकसित किया जाए। हालाँकि अभी तक हुआ नहीं है ये सब चीज़ें, लेकिन ऐसा उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है? इसके बाद बोला गया है कि कोयले में फायर का रैंकिंग होना चाहिए कि कितना-कितना फायर कितना-कितना पे हो सकता है ना? तो वो सब बताया गया है इसमें। फॉर्मल रिस्क असेसमेंट के बारे में बताया गया है, क्वालिटी कंट्रोल तो पहले से ही चल रहा है, वही सब है। कुल मिलाकर के बार-बार वही सब चीज़ें रिपीट होती हैं, ठीक है? इसके बाद बोला गया आउटसोर्सिंग क्षेत्र जो होता है, उसमें वायरलेस की सुविधा होनी चाहिए ताकि उनसे संपर्क किया जा सके, ठीक है? बाकी तेल वाला है और आपका ठीक है? आईएमई, पीएमई का इसमें बताया गया है कि आपका आईएमई, पीएमई जो पीएमई होगा वो आपका चेस्ट एक्स-रे, लंग्स फंक्शन टेस्ट जिसको पीएफटी बोलते हैं, प्रिलिमिनरी फंक्शन टेस्ट, है ना? ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि भाई आप अगर आईएमई, पीएमई करते हैं तो ये चीज़ें इनमें जोड़िए। इसको पहले हो सकता है कि जोड़ा गया हो, ना जोड़ा गया हो, कहा गया है कि भाई चेस्ट का एक्स-रे कीजिए आप, ठीक है? लंग्स का फंक्शन टेस्ट कीजिए। जो आदमी बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है उसका पीएफटी बहुत खराब आता है, प्रिलिमिनरी फंक्शन टेस्ट खराब आता है कि लंग्स सही से काम नहीं कर रहा है। ऑडियोमेट्रिक टेस्ट एकदम कंपल्सरी कीजिए कि भाई जो आदमी एचईएम चला रहे हैं, वो आवाज़ सुन पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, कितना डेसिबल पे सुन पा रहे हैं, ये सब चीज़ें देखिए, है ना? ये सब चीज़ें देखिए, ठीक है? इसके बाद ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बोर्ड बनाइए, जिनका ये काम होगा कि जितनी बीमारियाँ होती हैं, उनका सर्वे वगैरह कर सके, ठीक है? वर्कमैन इंस्पेक्टर का नियुक्ति इसमें जोड़ा गया था कि 100 से ज़्यादा आदमी अगर किसी माइंस में काम कर रहा है, तो उस केस में वर्कमैन इंस्पेक्टर कम से कम 1 तो होना चाहिए आपके माइंस में, ठीक है? ये सब इसमें जोड़ा गया था, ओके? सुरक्षा समिति का कार्यकाल बोला गया है भाई जो सेफ्टी कमिटी में जो मेंबर होते हैं, उनका जो कार्यकाल होगा कम से कम 2 साल का होगा। जो हम लोग माइंस एक्ट में पढ़ते थे ना, तो यही वाला हम लोग पढ़ते थे।
ठीक है। अब आते हैं रिकमेंडेशन ऑफ 10th कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी इन माइंस। 10th कॉन्फ्रेंस मतलब 10वां सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 10वां में भी कुल मिलाकर के वही है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग होना चाहिए लगातार, ऑक्यूपेशनल और मेडिकल चेकअप्स होने चाहिए, है ना। 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए पीएमई 3 साल में कर दिया गया, 5 साल पहले हुआ करता था, फिर बाद में 3 साल कर दिया गया। जब 45 प्लस है तो उनको 3 साल में आपका पीएमई करना है। ठीक है, मैनुअल लोडिंग को कहा गया कि भाई इसको धीरे धीरे बंद करना है। मैनुअल लोडिंग मतलब आदमी झोला ढोता है, मतलब टोकरी टाइप का रहता है लोहा का, उसमें वो माल भरता है, मैंने कोयला भरा, है ना, उसमें किसी भी तरीके से फावड़ा वाड़ा से भरा, उसके बाद उसको कंधा पे लदाया, माथा पे लदाया, चल के गया, फिर जाके डोली भरा, यानी कि केज, अब सॉरी केज कह रहा हूँ, मतलब यानी कि जो डाला होता है, जो आपका बकेट होता है, यानी कि जो आपका टब गाड़ी होता है, उसको भरता है। तो ये मैनुअल काम था, बड़ा दिक्कत होता है इसमें यार। ठीक है, ओवर शूट से भी अगर फेंक रहे हैं तो भी फेंकना ही पड़ता है। तो कहा गया कि भाई धीरे धीरे इसको बंद करिए और इसकी जगह पे मशीनरीज लाइए। स्टार्टर कंट्रोल सेम, ठेका मजदूर सेम। ठीक है, हर बार बहुत बार रिकमेंडेशन सेम ही होता है, रिपीट करते जाता है, लेकिन कुछ फॉलोड होते हैं, कुछ नहीं हो पाते। कम्युनिकेशन सेम। नीति बनाने के लिए बोला है। नीति मतलब क्या होता है कि जब आप कोई प्राइवेट कंपनी को टेंडर देते हैं तो आपको नीति बनाना पड़ता है ना, उसके लिए अलग से। अब आते हैं 11th कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी। ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक था यार, फिर भी मैंने बहुत शॉर्ट में पढ़ा है। आप अगर इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाओगे ना देखने के लिए, जस्ट सेकंड में दिखाई देता हूँ। देखिए जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो आपका कुछ इस तरह से, मैं दिखाता हूँ जस्ट सेकंड, कुछ इस तरीके का है। आपको पहला तो नेट पे मिलेगा ही नहीं, पहला कहाँ, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ। अगर डीजीएमएस के साइट में मिलता है तो डीजीएमएस का साइट खोलने में दिक्कत, आपको बहुत खोजना पड़ेगा, बहुत खोज खोज के जुगाड़ हुआ है। ठीक है, पुराने बहुत सारे पुराने सर्कुलर के बुक थे जो लगभग 5-5 किलो की किताब आते थे ना, उसमें से खोज के निकाला हूँ मैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसी किताब में मिला मुझे। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली, आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ के कोई मतलब नहीं है इसको। ठीक, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं ताकि इसमें क्या सुधार हुआ नहीं हुआ उसको देख सकते। अब आते हैं 11th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जस्ट अ सेकेंड। 11th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में क्या चेंजेस हुए हैं मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए 11th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस किया गया था 4 और 5 जुलाई को 2013 में। ठीक है, लोकेशन था न्यू दिल्ली। इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, इसमें सबसे पहले तो एक टाइमलाइन बोला गया कि भाई ये टाइमलाइन है, एक टाइमलाइन दिया गया कि भाई इस टाइमलाइन में आपको ये काम कर लेना है। ठीक है, पहले तो खाली रिकमेंडेशन देता था कि भाई इसको कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, इसको कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अब कहा गया कि नहीं, ये काम इतना टाइम के अंदर आपको करना होगा। जैसे रू बोल्टिंग सिस्टम जो है, स्टार्टा कंट्रोल सेल बनाना पड़ेगा आप। उस सेल में कुछ व्यक्ति होंगे, हो सकते हैं आपके कोई असिस्टेंट मैनेजर हो या कोई भी हो, उनको 1 साल के भीतर ये स्टार्टा कंट्रोल सेल पहले तो बनाना है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि 18 महीने के भीतर जो वहाँ पे मजदूरों को सफर करने में बहुत ज्यादा लंबा पड़ रहा है, वहाँ पे मेन राइडिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। इसके बाद डिग्री 3 माइंस में जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग वाला मैं बोल रहा था ना, वो बोल रहा है कि 2 साल के अंदर आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की चीजें लगानी पड़ेंगी। इसके बाद बोला गया कि 5 साल के अंदर आपको मैनुअल लोडिंग पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा, आपको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, 5 साल के अंदर आपको पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा मैनुअल लोडिंग। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि मजदूरों का बेसिकली, जहाँ पे पैदल चलता है, जहाँ भी मजदूर अब बहुत ज़्यादा लंबा है, वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट के लिए सुविधा दी जाएगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए सुविधा, जैसे ओपन कास्ट माइंस वगैरह होता था ना, वहाँ पे बड़ा दिक्कत होता था, और अंडरग्राउंड माइंस में भी बहुत दिक्कत होता था, तो फिर लोकोमोटिव वगैरह लगाया जाने लगा। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए इसमें कुछ अहम बदलाव हुए हैं। ठीक है, क्या बदलाव हुए हैं? सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि भाई सीबीटी के माध्यम से आपको पैसा मिलेगा। सीबीटी कह रहा हूँ, सॉरी डीबीटी डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आपको पैसा मिलेगा। हाथ में कैश देता था ठेकेदार, बहुत घपला करता था, है ना, नियम कानून रसीद उसीद में बना दिया कुछ भी, और देता था कितना, 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 ऐसा देता था। तो डीबीटी बताया गया भाई कि आप सीधा उसका खाता में पैसा डालिए, आपको कोई मतलब नहीं बाकी से। इसके बाद जैसा उसका प्राइवेट वाले का, जैसे सरकारी वालों को मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है, अगर प्राइवेट कंपनी भी है, ठेका मजदूर भी है, तो इसको आप पगार दीजिए बढ़िया, है ना, मेडिकल फैसिलिटी दीजिए बढ़िया। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग करवाइए प्रॉपर, आईएमए पीएमई करवाइए, अनिवार्य है ये नियम। पहले क्या होता था, पहले के जो सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस थे ना, पहला दूसरा तीसरा को छोड़ के, पहला दूसरा तीसरा में तो बहुत स्ट्रिक्ट नियम थे। ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट की बात हुआ था। बाकी चौथा से लेकर के अगर आप 10वां तक देखोगे ना, तो उसमें बस रिक्वेस्ट ही रिक्वेस्ट है कि हाँ करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, होगा तो अच्छा
11वां से सख्त हिदायत दिया गया कि भाई इसको फॉलो करना है, ये नियम है आपका, इसको करना ही करना है। 12वां में भी कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा, इसको करना है और इतना टाइम के अंदर करना है, डेडलाइन दे दिया भाई इतना टाइम के अंदर वो करना ही करना है, ठीक है। जैसे ये सब चीजें अब लागू हो गई हैं, आपको दिख रही होंगी, अगर आप फील्ड में काम करते हो तो आपको दिख रही होंगे ये सब चीजें अब लागू हो गई है। तो 11वां वाला थोड़ा सख्त था, ठीक है। जो भी रहे होंगे उस टाइम के आपके गवर्नमेंट रहे होंगे या जो भी रहे होंगे, बड़ा सख्त उस टाइम रवैया था इनका। इसके बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ बोला गया है कि भाई आईएमई पीएमई जो भी आप करते हैं उसमें ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ब्लड शुगर, किडनी टेस्ट वगैरह है ना, इसका पता लगाया जा सके ऐसा टेस्ट आपको इंक्लूड करना है इसमें, जो कि ऑलरेडी था, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नॉइज मैपिंग, वाइब्रेशन स्टडीज ये सब कराना पड़ेगा, ये भी पहले से चल रहा था, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है ना। पीने का पानी हर साल बारिश में जांच किया जाएगा। पोर्टेबिलिटी टेस्ट, हाँ पोर्टेबिलिटी टेस्ट पहले नहीं होता था, फिर 1 साल पे आपको एक बार पोर्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा पीने वाला पानी का। इसके बाद मशीनरी के बारे में बोला गया है कि रिवर्स में रोकने के लिए ऑडियो विजुअल अलार्म लगेगा, तो पहले से ही चल रहा है, कि पहले से ही हम बता रहे थे रिकमेंडेशन में कि ये लगाओ लगाओ लगाओ, ऐसा वाला था। इसके बाद बोला गया कि कोई भी ड्राइवर 8 घंटा से ज़्यादा लगातार गाड़ी नहीं चलाएगा और हर 4 घंटे के बाद आधा घंटा का ब्रेक उसको मिलेगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा विवाद रहा है ये 11वां सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा विवाद रहा है, जिसको लेकर ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा वो हल्ला किए थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हुआ था 2013 में, ध्यान दीजिएगा, 4 से 5 जुलाई 2013 में। और ये जो सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था, इस सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी बात उमड़ के आई जिसको लेके यूनियन वाले पूरा घेराबंदी, स्ट्राइक, धरना प्रदर्शन, हड़ताल वगैरह करने लगे थे। अब वो क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। वो था ये, हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना। ये सबसे बड़ा विरोध का कारण था। अगर आप पुराने वीडियोस उठा के देखो यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएंगे। बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना ये सबसे बड़ा दिक्कत था, ठीक है ना? उसमें ये लोग मतलब बहुत सारी ये थे, वो ये अफ़वाह फैला रहे थे कि यार ये पैसा निकल जाएगा आपका खाता से, ऐसे-वैसे ऐसे करके। तो ये लोग सुन के मज़दूर लोग थोड़ा डर गए कि भाई हम नहीं मारेंगे बायोमेट्रिक, हम नहीं मारेंगे, तो सपोर्ट करने लगे उस स्ट्राइक का। हालाँकि आज देख रहे हैं तो सब जगह बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हो चुका है, क्योंकि जो मिथ होता है, मिथ कुछ ही दिन तक टिकता है, उसके बाद फिर जो सत्य है वो आ जाता है सामने सबके, ठीक है? खदानों में बिना चेक किए वाहन के एंट्री पर रोक, ये तो पहले से ही चल रहा था, ठीक है? रूफ बोल्टिंग के लिए आपको ध्यान देना है, रिस्क असेसमेंट करना है, ये पहले से ही चल रहा था। स्मॉल स्केल माइंस अगर के है तो उसके लिए यूनिक आईडी नंबर होना चाहिए, ठीक है? ये सब। तो 11th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, कुछ-कुछ जो इंपॉर्टेंट थी उस पे मैंने जोर डाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए आते हैं अब आगे 12th है। ये जो 12th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये लास्ट बार हुआ है, इसके बाद अभी तक सेफ्टी कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। वो 12th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था 28 से 29 मई जनवरी 2020 को, ठीक है? 28 से 29 जनवरी 2020 को, ओके, जस्ट अ सेकंड। 13 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो आपका नई दिल्ली में ही हुआ था, ठीक है? न्यू दिल्ली में ही आपका 13th नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 नेशनल कॉन्फ्रेंस, सॉरी 12 हुआ, 13 तो हुआ ही नहीं है, याद रखिएगा 13वां अभी तक नहीं हुआ है, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस इन माइंस। 12वां जो था वो आपका 28 और 29 जनवरी 2020 को हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है? इसमें पहले तो रिकमेंडेशन देखा गया, जो पहले के रिकमेंडेशन है उसको रिव्यू किया गया। उसके बाद बहुत सारे नए सब्जेक्ट के लिए लगभग 5 नए सेक्टर थे, जिसके लिए अलग से नियम कानून बनाया गया। मैंने इसको शॉर्टलिस्ट करके बताया, अगर आप इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है? तो आप मत सोचिएगा कि सर लंबा चौड़ा है, उसको आप इतना शॉर्ट में कैसे लिख दें। मेन पॉइंट मैंने उससे निचोड़ा है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले लॉकआउट एंड टैग आउट सिस्टम, जिसको बोलते हैं लोटो। ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई बिजली शट डाउन कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे बहुत सारे स्विच गियर लगे होते हैं, ठीक है? स्विच गियर क्या होता है, जहाँ से आप बिजली देते हैं, काटते हैं। अगर वहाँ पे आप टैग लगाना पड़ेगा, अगर आप लाइन काट के कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे टैग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लाइन काट के चल दिए, पोल में चढ़े काम कर रहे हैं, कोई आया गलती से बेचारा स्विच गियर चालू कर दिया, तो आप पोल में चढ़े थे, करंट मारा, खत्म, वहीं खत्म, कहानी खत्म। तो इसीलिए स्विच गियर में अब टैग लगाना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है? लॉकआउट टैग लगाना पड़ेगा, उसमें लिखा रहेगा लॉकआउट एंड ये है ना, उसके बाद वहाँ पे उसका नाम रहेगा जो आदमी उसमें चढ़ के पोल पे काम कर रहा है, ठीक है? तो ये सब नियम ज़रूरी हो गया है, पहले ये सब नहीं हुआ करता था, अब ये पूरा नियम चालू हो गया, उसका पद भी लिखा जाएगा, ठीक है? कि कौन आदमी काम कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन है, क्या है, नहीं है, ठीक है? इसके बाद स्पेशल इलेक्ट्रिकल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग भी स्पेशल दिया जाएगा, ठीक है? जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड व्यक्ति होंगे उनके पोस्ट के हिसाब से, डेजिग्नेशन के हिसाब से उन सभी को ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके बाद बोला गया है वैलिड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको
इलेक्ट्रिशियन सप्लाई कर रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्टर के पास वैलिड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस होना चाहिए, और उसमें जो आदमी काम कर रहे हैं वो भी आपका इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के हिसाब से काम करे। जब आपका नीति मिलेगा, ठीक है, एनआईटी मिलेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, तो उस नोटिस इनवाइटिंग टेंडर पे साफ तौर पे ये सब चीजें शामिल होनी चाहिए। अगर आप कोई कंपनी है और आप ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं जो अनऑथराइज है, तो उसके लिए आप दोषी है, ना कि वो कंपनी, ठीक है। इसके बाद बोला गया डिजिटल रिकॉर्ड एंड लिंकिंग, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जितने भी आपके कर्मचारी का रजिस्टर है, जैसे फॉर्म ए है ना, इसके बाद आईएमई पीएमई का रिकॉर्ड है, वोकेशनल ट्रेनिंग का रिकॉर्ड, इन सभी को कंप्यूटर में डाटाबेस पे चढ़ाया जाएगा, ओके। डाटाबेस पे पहले से चला जाएगा। इसके बाद देखिए बायोमेट्रिक एंड डिजिटल टोकन्स, ये ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने आपको बताया था कि 11वां सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में बहुत गर्मा गर्मी हुआ था इसको लेके, है ना। बहुत सारे नेता लोग तो ये अफवाह फैला रहे थे भाई कि अगर बायोमेट्रिक मारोगे ना चचा, बायोमेट्रिक मारोगे ना, उसमें ठेपा लगाओगे ना, तो आपका बैंक से पैसा कट जाएगा, 10,000 रुपया जो रखे हो कट जाएगा, पूरा खाता खाली हो जाएगा, लाख रुपया रखे हो तो लाख रुपया खाली हो जाएगा। बायोमेट्रिक भूल के भी नहीं मारिएगा, कंपनी का क्या है, कंपनी तो बोलेगा मारियो मारियो, कंपनी के पास आपका पूरा डाटा चला जाएगा, फिर जब चाहेगा ना तब आपका पूरा पैसा निकाल लेगा। ऐसा ऐसा अफवाह फैलाया गया था उस टाइम और लोग मान भी जाते थे क्योंकि उस टाइम ऐसे फ्रॉड चलते थे। तो इसके बाद बायोमेट्रिक के बारे में लोगों को अवेयर हुए, तो बायोमेट्रिक खैर अब मारते हैं और हर कंपनी में बायोमेट्रिक मैंडेटरी हो गया है। एक्सपेक्ट आपका कोविड टाइम में बायोमेट्रिक नहीं किया जाना चाहिए, अगर फिंगर वाला था तो फेस वाला चलेगा, तो वो सही नहीं था। कोविड के टाइम छूने से देखने से हवा में भी फैलता था, पता होगा आपको। तो बायोमेट्रिक को और ज़्यादा वही सब चीज़ें बताई गई है। हर मशीनरी का एक रेफरेंस नंबर होना चाहिए, ठीक है। और मशीनरी को डिप्लॉय करते हैं तो उसका डिजिटल सिस्टम में ट्रैकिंग होना चाहिए, ठीक है, ट्रैकिंग होना चाहिए कि शिफ्ट में शुरू से लेकर लास्ट तक कहाँ कहाँ काम किया, लाइव ट्रैकिंग डिवाइस हर मशीनरी में लगी होनी चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी होती है, ऑनर का डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनता है कि हर मशीनरी में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जीआईएस सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, फिर बार बार वही सब बोल रहा है, ठीक है। रिस्पायरेबल डस्ट को लेके यहाँ पे संशोधन किया गया था 12वां सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में। क्या था, कोल डस्ट का मात्रा पहले हुआ करता था 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, परमिशिबल लिमिट में था ये, कि अगर हवा में 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब डस्ट की मात्रा है तो वहां पे हम सांस ले सकते हैं, उसको हम लोग रिस्पायरेबल डस्ट को परमिसिबल लिमिट में मानते थे। लेकिन इसको हटा दिया गया और नियम बना दिया गया 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब 12वां सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब उसी टाइम से, उसी सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से है ना, आपका ये वाला नियम बन गया। और सिलिका परसेंटेज वाला 5 सिलिका परसेंट था, है ना। अगर कोल है तो 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, अगर नॉन कोल है तो 5 सिलिका परसेंट, जितना भी होगा उस हिसाब से परमिसिबल डस्ट का आपका मात्रा होगा, ठीक है। क्रशर पत्थर का जांच होना चाहिए, मतलब सिलिकोसिस वगैरह बीमारी है कि नहीं, जो क्रशर में काम कर रहे हैं, जो पत्थर वाला काम कर रहे हैं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हर 2 साल में, जो चेस्ट का रेडियोग्राफ है वो होना चाहिए, जो कि अभी हो भी गया है, ठीक है। हर 2 साल में जो भी क्रशिंग व्रशिंग वाला काम करते हैं उनका चेस्ट का रेडियोग्राफ होना चाहिए, जिससे आपका सिलिकोसिस नाम की बीमारी की पता लगाया जा सकता है। क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर्स हर कंपनी में होने चाहिए, कम से कम एक ऐसा डॉक्टर तो होना ही चाहिए परमानेंट बेसिस पे, है ना। पहले क्या था, हायर कर लेते थे, लेकिन ये कानून बन गया। इसके बाद बोला गया है डीएमएफ फंड। डीएमएफ फंड क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ठीक है, डीएमएफ फंड। इसमें क्या होता था, तो बेसिकली जो प्राइमरी सेंटर्स है ना, जहां पर भी मान लीजिए कोई सरकार, राज्य सरकार का कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, और कंपनी के पास खुद का हॉस्पिटल नहीं है, तो कंपनी उसके साथ मिल के पैसा दे के वो सब हॉस्पिटल में बहुत सारी मशीनरी का लेन देन कर सकती थी, उसका इस्तेमाल कर सकती थी। तो ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया था कि भाई आप कोऑर्डिनेट करिए। क्वार्टरली डस्ट रिटर्न, है ना, क्वार्टरली आपको डस्ट रिटर्न आपको भेजना पड़ता था, जो कि अभी लागू नहीं हो पाया है, इस बार रिकमेंडेशन ही रह गया है, ठीक है। इसके बाद एक बोला गया है यूज ऑफ ट्रैप, है ना, ट्रिगर्ड एक्शन रिस्पांस प्लान बोलते हैं इसको, ट्रैप को, ठीक है। तो बोला गया आपातकाल में निकलने बचने के लिए, आग लग जाए तो कैसे बचें, माइंस में गैस आ जाए तो कैसे बचें, पानी आ जाए तो कैसे बचें, इसका अलग अलग प्लान अलग अलग जगह पे लगाना मैंडेटरी हो जाता है। एसएमपी में भी ये सब चीजें दी गई है। डिजिटल शेयरिंग ऑफ मिस आउट एक्सीडेंट। अब बोला गया जैसे नियर मिस आउट हुआ है ना, कोई डंपर जा रहा था, एक आदमी सामने खड़ा था, डंपर लुढ़क गया, चल रहा स्पीड में, वो आदमी अचानक से देखा, कूद के भागा, वो जैसे कूदा साइड में तो बच गया वो। तो इसके चलते क्या हुआ, वो आदमी बच गया। तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिस आउट। क्या बोलेंगे, मिस आउट हुआ। तो ऐसे एक्सीडेंट पहले कहीं भी लिखा जा रहा था नहीं था, लेकिन अब बोला गया है कि इसको डिजिटली आपको अपडेट करना पड़ेगा। हालांकि ये होता नहीं है प्रैक्टिकली फील्ड में, लेकिन ऐसा बना है नियम का, ठीक है।
रूट काउज एनालिसिस एंड स्मार्ट एक्शन। कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका पूरा अंदर तक जांच होना जरूरी होता है। वही चीज है, पहले भी चला है, अभी भी चला है, ठीक है, तो अलग नहीं है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ मॉक ड्रिल बोला गया है कि भाई एनडीआरएफ एसडीआरएफ, अब मैं आपको बताता हूँ जो रेस्क्यू रूल होता था ना, वो रेस्क्यू रूल आपका अंडरग्राउंड माइंस में फॉलोड होता था। अभी भी जो रेस्क्यू टीम है ओएसएच कोड के हिसाब से वो अंडरग्राउंड माइंस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। अब आप कहोगे सर ओपन कास्ट माइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओपन कास्ट माइंस पे ऐसा कुछ हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल तो अगर कोई नहीं है, लेकिन ओपन कास्ट माइंस में कुछ हो जाता है तो आपका एसडीआरएफ टीम और एनडीआरएफ टीम आके आपको बचाती है, ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इमरजेंसी के सिचुएशन जैसे ओपन कास्ट में स्लाइड हो गया तो कौन आएगा भाई? तो रेस्क्यू टीम वाले नहीं आएंगे, तो आएंगे आपके एनडीआरएफ एसडीआरएफ वाले, पुलिस वाले, है ना, ठीक है। चलिए, इसके बाद बोला गया है बैन ऑन मोबाइल फोन। बोला गया है कि भाई आप ड्यूटी के अंदर में है तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपको नहीं करना, आपको रखना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद बोला गया कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर अगर आपके आसपास काम करते हैं तो उनको रहने के लिए फैसिलिटी आपको देना है, ठीक है, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। एसओपी बनाना ओपन कास्ट माइंस में, अगर आपका ओपन कास्ट माइंस में बहुत सारे व्हीकल चलाना है तो उसको लेके आपको एसओपी बनाना पड़ेगा। 3D सिमुलेटर ट्रेनिंग भी आपको इंक्लूड करना चाहिए। अगर डंपर का ट्रेनिंग दे रहे हैं, एचईएमएम का कोई भी चीज़ का ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए उसमें, ऐसा इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे जो चार्ट बनाया गया है ना बाबू, ये चार्ट आपको बनाया गया है कि कौन सा कॉन्फ्रेंस कब हुआ और लोकेशन क्या था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, आपको पूरा पलट पलट के पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसको खाली देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आपका 5 से 6 अगस्त को हुआ था कलकत्ता में। सेकंड कॉन्फ्रेंस आपका कब हुआ था? तो 9 से 10 जुलाई को हुआ था आपका कलकत्ता में, है ना। थर्ड कॉन्फ्रेंस आपका 14 से 15 जुलाई को हुआ था आपका कलकत्ता में। चौथा वाला आपका 14 दिसंबर को हुआ था कलकत्ता में। पांचवा से देखें नई दिल्ली आ गया, ठीक है, पांचवा से याद रखिएगा नई दिल्ली चल रहा है अभी तक, ठीक है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, ये समराइज्ड बुक बाय दीपक साहू, ये मैंने लिखा है इसलिए मैंने इसमें नाम लिखा है। और ये ई बुक आपको फ्री फोकट का मिल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं और हमेशा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ई बुक है, बहुत सारी चीजें आपको मैं ऐप में दूंगा आप लिख आपके लिए, ठीक है, ओके। तो मेरे शब्दों को माइंड मत कीजिएगा, मेरा शब्द थोड़ा तीखा है, ऐसा बोलने का आदत हो गया है। माइनिंग फील्ड वाला आदमी है तो ऑब्वियस सी बात है, आती है ना, तो भाषा को इग्नोर कीजिएगा, जज्बातों को समझिएगा, ठीक है। चलिए अब आप अगर चाहेंगे कोर्स को लेना तो आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको ब्लैक डायमंड ऐप इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर पे जाके ऐसा आपको लोगो दिखेगा। इसको आपको इंस्टॉल करने के बाद आप चाहेंगे तो ले सकते हैं। इसमें एक में टेस्ट सीरीज है, अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहते हैं माइनिंग सरदार ओवरमैन का तो चैप्टर बाय टॉपिक वाइज आपको इसमें टेस्ट मिलेगा। फिलहाल अभी 55-60 के आसपास टेस्ट है, और भी आपको टेस्ट मिलेगा, आप घबराइएगा नहीं, है ना। मेरा टारगेट तो है कि भाई जितना अभी तक कोई दिया नहीं है टेस्ट सीरीज उतना मैं दे दूँ, ठीक है। तो उसके लिए बनाना पड़ता है, तो बनाता रहूंगा, लेकिन ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। एमसीएल एसएससीएल बैच में ये सेम टेस्ट सीरीज तो है ही, साथ ही साथ आपके पूरे कोर्स हैं। आप चाहें तो इसको खोल के देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसमें आपका कोई ये नहीं है, ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से। आप चाहें तो एक एक फोल्डर खोल के देख सकते हैं किसका किसका कौन सा वीडियो लेक्चर है। अलग बात है वीडियो प्ले नहीं होगा, लेकिन आप कंटेंट देख सकते हैं। मेटल माइनिंग बैच में अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। ये वीडियो मैंने बहुत प्यार से बनाया है, बहुत टाइम लगा है इसको लिखने में, बनाने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा यार। एक लाइक, बस एक लाइक ही मांग रहा हूँ मैं, एक लाइक वीडियो को ठोक के जाइएगा। और जो अगला टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक लिख के जाना, और आप सब जाके कमेंट सेक्शन को चेक करना, जिस भी कमेंट पे ज्यादा लाइक आएगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।